अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भाई एक अच्छे वीकेंड के बाद जब कामों पर लोग वापस आते हैं तो एंजॉयमेंट तो बनता है, फिर दिल लगा के काम करने का दिल भी करता है। जी हाँ। अच्छा, आज मैं बात करती हूँ ख़वातीन के हवाले से। हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं माशाल्लाह से बड़ी किफ़ायतशार हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना घर चलाती हैं, ख़र्चा बचाती हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो पैसे आप बचाती हैं या जिन पैसों से आप बचत करती हैं उन पैसों से आप अपना गोल्ड भी ख़रीद सकती हैं? और अगर आप चाहें तो घर बैठे कोई ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकती हैं, या फिर आप जो है खुद भी अगर फाइलर हैं, यानी कि अच्छा आपको नॉलेज है, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो फिर आप घर बैठे जो है वो किसी अच्छी कंपनी में पैसे भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई कमेटी डाल के अपने घर का खर्चा अच्छे से चलाया जा सकता है। तो भाई आज की जो टिप ऑफ द डे है वो ये है कि जो भी ख़वातीन अगर वर्किंग वुमेन्स हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा ज़रूर बचाएं, और अगर वो घर में रहती हैं और उनके हस्बैंड्स या फिर भाई या फिर फादर उनको कोई पैसे देते हैं तो उससे भी कुछ पैसे बचाएं और कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम करें, कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करें। ये सेविंग आपके काम आएगी और ख़ुद आपके घर वालों के काम आएगी, और फिर जब खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने घर वालों के आगे वो पैसे रख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप भी उनके साथ मजबूत तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। जी हाँ, हमारी ख़वातीन जो हैं किफ़ायतशार भी हैं, बहुत ज़हीन भी हैं और अपने घर वालों का साथ भी देना जानती हैं। तो जिस लेवल पर आपका जो भी अप्रोच है उस लेवल पर अपने पैसे बचाएं, और जितने पैसे, ऐसा नहीं है कि अगर लाखों रुपए आ रहे हैं तो आपने उसमें से बचाने, कम पैसे भी आ रहे हैं तो उसमें से भी आप कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश ज़रूर करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में ख़बरें शेयर करते हैं। और ख़बरें क्या हैं, पहले मौसम के बारे में बता दूं। गर्मी तो वाकई बड़ी है, लेकिन शहर कायद का मौसम ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। शहर कायद का जो मौसम है जी, शहर कायद में मौसम गर्म है और मरतूब है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर में मगरिब सिम से हवाओं की रफ्तार 15 किलोमीटर फ़ी घंटा से है, और नमी का तनासुब, हवा में नमी का तनासुब 66% है। शहर का फ़िज़ाई मयार मुज़र सेहत है। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 100 पार्टिकुलेट मीटर से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं एक और ख़बर। एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। ये खबर कुछ इस तरीके से है कि आए दिन हम देखते हैं मेयर कराची को कि वो इन एक्शन होते हैं, मुख्तलिफ जगहों का दौरा करते हैं। तो अभी भी रिसेंटली मेयर कराची ने जो है वो दौरा किया है, रात गए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर वो निकल गए हैं। और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अजीम पूरा फ्लाईओवर का दौरा, और उन्होंने उसमें वहाँ पर क्या कुछ कहा, क्या किस तरीके से दौरा किया, क्या एक्टिविटी रही, आपको देखा। 7 जून रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और मैं अजीमपुरा के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आए दिन लोग ट्रैफिक में फंसते थे, एक्सीडेंट के वाक़यात होते थे, ट्रैफिक कंजेशन होती थी। तो हमने फ़ैसला किया अपनी हुकूमत की गाइडेंस में, बिलावल साहब के विज़न के मुताबिक, कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर तामीर किया जाए। और हमने चैलेंज दिया अपनी टीम को 100 दिन का, कि 100 दिन के अंदर इंशाअल्लाह इस फ्लाईओवर को हमें मुकम्मल करना है शाह फैसल कॉलोनी के इस गुंजान आबादी वाले मकाम पर। आज तकरीबन मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि जो 100 दिन का टारगेट है उसको बआसानी हम मुकम्मल करने वाले हैं। इस वक्त मैं ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको पूरी माशाल्लाह ब्रिज कंप्लीट नज़र आता है। तकरीबन कोई फिनिशिंग का काम इस वक्त चल रहा है और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा 1 हफ्ते के अंदर इस काम को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए इसको खोल दिया जाए। और जो वादा बल्दिया उज़्मा कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में किया था कि हम स्पीड से काम करेंगे, तेज़ी के साथ काम करेंगे और रिकॉर्ड मुद्दत में 100 दिन के अंदर अंदर इस ब्रिज को मुकम्मल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि उस टारगेट को हम अचीव करने वाले हैं। वही KMC है, वही टीम है, वही इंजीनियर्स हैं, क़यादत तब्दील हुई है और इंशाअल्लाह आपको कराची के अंदर बेहतरी नज़र आ रही है। इस तरह के और बहुत सारे काम इस साल बल्दिया उज़्मा कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में करने जा रही है। इससे वाज़े फ़र्क और बेहतरी कराची शहर में नज़र आएगी। आवाम का एक बार फिर शुक्रिया और इंशाअल्लाह एक बार फिर वादा है कि एक एक वादे को वफ़ा करेंगे।
वादे को पूरा करेंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। चले जी, बिल्कुल हमारी भी यही दुआएं हैं कि कराची तरक्की करे और कराची की तामीर और तरक्की में जो भी पॉलिटिशियन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है वी एप्रिशिएटेड। आगे बढ़ते हैं और कराची के हवाले से बात करते हैं कि जी कराची की किस्मत बदलने का एक और बड़ा मंसूबा, यस, ये मंसूबा क्या है? ये मंसूबा है जी साहिल समंदर पर दुबई और सिंगापुर तर्ज का जदीद तिजारती शहर बनाने की राह हमवार हो गई है। कराची पोर्ट ट्रस्ट, डॉलमेट ट्रेड, पाकिस्तानी सरमायाकारों और सऊदी ग्रुप नश्त गेटवे होल्डिंग कंपनी के दरमियान 140 एकड़ कीमती अराजी पर आलमी मेयार के मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के क़याम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मंसूबे के तहत जदीद कारोबारी दफातर, शॉपिंग मॉल्स, 5 स्टार होटल्स, तफरीही मराकज़ और बहरी तिजारत से वाबस्ता आलमी कारोबार कायम किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है बल्कि हज़ारों नई मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे। इस हवाले से जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि माहिरीन के मुताबिक ये मनसूबा कराची के खत्ते के अहम तिजारती और मालियाती मराकज़ की सफ़ में खड़ा करने के साथ साथ शहर की मईशत, इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी शनाख्त को भी नई बुलंदियों तक पहुँचा सकता है। दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। चलिए जी, जहाँ पर कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें भी हैं, वहीं पर कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिन पर आज हम बात करेंगे शो में, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर पब्लिकली उनके साथ जो कुछ भी होता है, अभी रिसेंटली जो कोयटा में सिविल हॉस्पिटल में वाक़या आया, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, वाक़या हुआ उस हवाले से भी हम बात करेंगे। चलिए जी, लेकिन शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर शो कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम हेल्थ से रिलेटेड। अच्छा जी, आज हम हेल्थ में बात करने जा रहे हैं मल्टीविटामिन्स के हवाले से। और आपने देखा होगा कि मल्टीविटामिन्स जो हैं ख़वातीन अब बहुत ज़्यादा तादाद में खाती हैं। अब ख़वातीन नहीं बल्कि मर्द हजरात भी मल्टीविटामिन्स खाते हैं, और इसका रीज़न है अच्छी स्किन। जी हाँ, खूबसूरत स्किन चाहिए, चेहरे पे ग्लो आ जाए, मल्टीविटामिन्स होने चाहिए, बिल्कुल खाएँ। लेकिन अगर आप मल्टीविटामिन इस तरह खा रहे हैं कि वो ओवरडोज हो रहे हैं, अगर आप मल्टीविटामिन डॉक्टर से पूछे बगैर खा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी में जो विटामिन है, ऑलरेडी जो आपकी बॉडी में विटामिन एग्जिस्ट करता है, वो कहीं इतना तो नहीं है कि अगर आप मज़ीद विटामिन ले रहे हैं, यानी अगर आप विटामिन डी ज़्यादा खा रहे हैं तो उसका नुकसान हो सकता है, विटामिन के ज़्यादा अगर आप तादाद में ले रहे हैं तो नुकसान हो सकता है, विटामिन ई से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों को अक्सर ब्लीडिंग हो रही होती है विटामिन ई अगर एक्सेस हो जाए। फैट सॉल्युबल जो है विटामिन भी होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि मल्टीविटामिन खाना कैसा है और इसके जो सोशल मीडिया हेल्थ ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रूबिया ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रूबिया, कैसी हैं आप? Thank you, Sabah. Assalamu alaikum. Thank you for having me. And such an important topic you brought up. I mean, this is so good. थैंक्स अलॉट। अच्छा डॉक्टर रूबिया, ये बताइए कि मल्टीविटामिन खाना कैसा है और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो लोग भी मल्टीविटामिन खा रहे हैं, सेल्फ सजेस्टेड ना खाएं, लेकिन अगर वो डॉक्टर से पूछ के खा रहे हैं तो ठीक है। कौन से मल्टीविटामिन किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बात बड़ी बड़ी जबरदस्त है कि हैविंग मल्टीविटामिन्स इज नॉट गुड और बैड, लेकिन हैविंग मल्टीविटामिन्स बिला वजह से या डॉक्टर से बगैर पूछे इज डेफिनेटली बैड। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है और आपको, अब जाहिर बात है, अब ये वजह है कि हमने इतने सालों प्रैक्टिस की, इतने सालों मेहनत की, इम्तिहान दिए, पढ़ाई की, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जानने के लिए कि जो किडनी पेशेंट है उसके लिए एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ विटामिन डी के डेंजरस हो सकता है। जो पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर फीमेल्स के लिए विटामिन ए टॉक्सिक हो सकता है, खासतौर पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए विटामिन ए जो है आपके बेबी के लिए टॉक्सिक होता है। तो ये सारी बातें एक इंसान जैसे एक एक्सपर्ट है उसको ये बातें पता है। अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो अलमिया हो गया वो ये हो गया है कि पीपल आर फॉलोइंग सोशल मीडिया ट्रेंड्स ब्लाइंडली। अब सोशल मीडिया में किसी ने पोस्ट लगाई कि आई हैड ये 5 या 4 या व्हाटएवर मल्टीविटामिन्स और उसके बाद मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई। आप लोगों को ये बात रियलाइज करनी बहुत जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना सिंपल नहीं है। अ लॉट ऑफ द पिल्स एंड मल्टीविटामिन्स जो है दे मे इवन बी गुड फॉर यू बट दे नॉट मैजिकल। ये नहीं हो सकता कि आपने पिल फकी, अब आज अगर आपको मेरी स्किन पे ग्लो नजर आ रही है वो इसी नजर आ रही है क्योंकि बड़ी अच्छी बाहर धूप निकली हुई है और मेरी खिड़की खुली हुई है मेरे मुंह पे लाइट पड़ रही है। अब अगर मैं ये बैठ के इधर वीडियो बना दूं और कहूं जी मैंने विटामिन सी खाया, मैंने विटामिन ए खाया, विटामिन के खाया, जो भी खाया, सारी दुनिया कहेगी हाँ 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 इस डॉक्टर ने ये बोला सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से जिनकी स्किन ग्लो कर रही है, हम भी ये खाना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट हैज टू स्टॉप। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए। अब थोड़ा सा पहले हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे थोड़ी सी देर में बात करते हैं, दोबारा से बात करेंगे और कुछ और चीज़ें भी हाईलाइट करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि
फैट सॉल्युबल मल्टीविटामिन्स और वाटर सॉल्युबल मल्टीविटामिन्स कौन से हैं, लोगों को कौन से खाने चाहिए और किस तादाद में किस लिए खाने चाहिए, और स्किन से रिलेटेड ज़रूर बताइएगा कि स्किन के लिए, ग्लो के लिए और अच्छी जो कहना चाहिए ना कि रीजुविनेशन के लिए कौन से मल्टीविटामिन्स जो हैं वो बेनिफिशियल हैं। सो आई गो इन रिवर्स बिकॉज स्किन वाली चीज जो है वो हर एक को बहुत इंटरेस्ट करती है, तो मैं रिवर्स में आपके सवाल आंसर करती हूँ। सो विटामिन ए जो होता है, ये जो हम जो एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए भी जो मेडिसिन देते हैं, जो कि बहुत पॉपुलरली नोन है, आइसोट्रेटिनोन ओरल फॉर्म में, जो मुंह पे भी लोग लगाते हैं, ये विटामिन ए डिराइव्ड होती है। विटामिन ए आपका नेचुरल नेचर में भी एग्जिस्ट करता है, आपके चिकन लिवर में बेसिकली एग्जिस्ट करता है विटामिन ए। विटामिन ए सर्टेन टाइप्स ऑफ फिश में बहुत ज्यादा पाया जाता है, वगैरह वगैरह। अब कैरेट्स में भी लोग बहुत ज्यादा लेते हैं कि जिसमें भी ये विटामिन ए, कैरोटीन है, ये है, वो है। द पॉइंट इज कि ये जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर आप जाके फॉर एग्जांपल 2 मिनट में गूगल से भी पूछते हैं कि जी विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट क्या है, सी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो बहुत कम मिकदार में है। और प्रेग्नेंट वुमेन में, जैसे मैंने बोला, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो यू कैन हैव दीज डाइटरी सप्लीमेंट्स, आई वुड से। अगर आपने बहुत ही ज्यादा अपनी स्किन को अच्छा करना है तो आप डाइट में फोकस करें। आजकल आपके हाथ में बड़ा आसान आ गया कि चैट जीपीटी एक टूल है, एक इंटरनेट है, व्हाटएवर यू हैव, आप उस पर लिखें जी गुड विटामिन ए कंटेनिंग फूड्स गुड फॉर माय स्किन, और वो आपको पूरी लिस्ट दे देगा। एंड फोकस ऑन देम। दिस इज नॉट समथिंग यू शुड बाय ओवर द काउंटर। चैट जीपीटी तो वही इंडोर्स करता है जो आप कह रहे होते हैं डॉक्टर रूबिया। जो लोग अगर हेल्थ के मामले में भी चैट जीपीटी से मदद लेते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हम उन्हें गाइड कर दें, बता दें कि चैट जीपीटी वही इंडोर्स करेगा जो चीज़ आपको चाहिए। आप कहेंगे ये ऐसा है, वो कहेगा ये ऐसा है, लेकिन चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसको करेक्ट करने के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान अशरफुल मखलूकात है। आपकी रिसर्च चैट जीपीटी से उस टाइम पर सर्टन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा हो सकती है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और इंटरप्रिटेशन की गेम है बेसिकली। अगर आप फाइन प्रिंट अगर पढ़ते हैं तो इंटरप्रिटेशन में लिखा होगा दिस मे हेल्प इन XYZ कंडीशन। लोग ये समझते हैं, मे को लोग नहीं समझते। लोग समझते हैं कि इसने लिखा है ये तो हेल्प करेगा ही करेगा, मैं तो अभी शुरू करने लगा हूँ। दूसरी बात, आपकी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट, जैसे आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए, डी हो गया, सी हो गया, के हो गया, उसमें रौला ये होता है कि जब आप खासतौर पर खवातीन या मर्द भी जब डाइटिंग शुरू करते हैं और आप अपनी जिंदगी से फैट एलिमिनेट कर देते हैं, आप कहते हैं मैंने मक्खन, घी, ऑयल सब बंद कर दिया। अब आपने बैड फैट्स तो बंद किए जो आपके पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स हैं, लेकिन आपने जो गुड फैट्स हैं वो भी खत्म कर दिए अपनी जिंदगी से। और उसमें अक्सर ऐसा होता है कि उन लोगों में फिर ये विटामिन की कमी हो जाती है, फिर उनकी हड्डियों में दर्द शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट रिवर्स तौर पे अगर मैं बोलूं, लोग विटामिन डी की, पाकिस्तान में मैंने एक चीज नोटिस की, पाकिस्तान वापस आने के बाद, में पाकिस्तान 2-2.5 साल हुए बाय वे, लोग विटामिन डी की फकियां खाते हैं। विटामिन डी लोग ऐसे ही जाते हैं काउंटर से लेकर आ जाते हैं, डोजेज का कोई ख्याल नहीं करते कि डेली रिक्वायरमेंट क्या है, मंथली रिक्वायरमेंट क्या है, वीकली रिक्वायरमेंट क्या है, और वो जाके जो भी उनको गोली समझ आई, या डॉक्टर ने फलानी कुपी के चाचे के बेटे को दी थी, उन्होंने जाके खरीदी और वो फकीम खा ली। The excessive amounts of vitamin D is actually bad for your bones. Yes. तो आपने खाई तो वो इसलिए थी कि आपकी हड्डियों में दर्द थी, अब आपने बिल्कुल एग्जैक्टली तो वो भी रिवर्स में एक्ट करती है। तो ये सारी बातें, जैसे आपने बोला कि ये सारी नुआंसेस, ये छोटी छोटी जो छोटे छोटे जो क्लूज है, ये एक अच्छा फिजिशियन आपको बड़े आराम से डिस्पेल कर सकता है। और एक एनालॉजी जो मैं दूंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास एक पानी का ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, आप ऊपर से और पानी जितना मर्जी डालते जाएं, वो ओवर स्पिल करेगा। वो पानी का ग्लास तो नहीं भर सकता क्योंकि ग्लास वाज ऑलरेडी फुल। तो अगर आप में डेफिशिएंसी नहीं है, आप जितनी मर्जी फकियां मारते रहे विटामिन्स की, वो ओवर स्पिल करके आपकी किडनीज में जाएंगी, आपके लिवर में जाएंगी, आपके मसल्स, जॉइंट्स, आंख, हर जगह जाकर डिपॉजिट होंगी, एंड दैट इज डेंजरस। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बहुत डेंजरस हो जाता है। आपको देखभाल के मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं उस ट्रेंड की जो एक कॉमन ट्रेंड है और सोशल मीडिया पर है। एज यू सेड इन द बिगनिंग के भाई जो लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं कि वो हमें स्किन के बारे में बता रहे होते हैं कि इसको खाने से स्किन अच्छी हो जाती है। अब आपने उसका फैक्ट चेक ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि अगर किसी ने आपको बताया है या वो किसी ने अपनी ग्लोइंग स्किन का राज बताया, भाई वो ठीक भी है या नहीं है। तो ये जो देख के सोशल मीडिया से या फिर पोस्ट देख के या फिर एक दूसरे से सुन के मल्टीविटामिन्स खाना कितना हार्मफुल हो सकता है लोगों के लिए, और ख़ुद उनकी स्किन को भी इसका नुकसान किस तरह से हो सकता है, ये बताइए। एंड ये आपकी बात इतनी खूबसूरत है सबा, एक तो आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, मैं बैठी भी ये सोच रही थी, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर कंटिन्यू करूंगी। इफ यू सिट ओवर हियर एंड से, आज आप टीवी पे बोल देंगे जी मैं डॉक्टर रूबिया, मैं अपनी आवाज को अच्छा रखने के लिए ये वॉइस एक्सरसाइजेस करती हूँ। कल मैं बताती हूँ, जितने लोग आपके प्रोग्राम देख रहे हैं सारे नहीं तो एटलीस्ट 40-50% तो वो करना शुरू कर देंगे। तो ये एक
एक बन गया है। जैसे पुराने वक्तों में हम खानदान में बैठे होते थे, शादी पे जाते थे, कोई खूबसूरत लड़की होती थी, वो जो बताती थी अपनी आदत, हम हाँ, उसको इमिलेट करने की कोशिश करते थे। हाँ, अब सोशल मीडिया जो है वो खानदान की शादी बन गया। आपको जो चीज किसी की अच्छी लगती है या हाँ, बुरी लगती है, आप फौरन उस पर कमेंट करते हैं या उसको हुँ, समझते हैं या उसको इम्बाइब करते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है क्योंकि अवेयरनेस होती है। अब जैसे मैं और आप बैठे बात कर रहे हैं, हाँ, ये बात हम बिल्कुल, शेयर करेंगे तो सही अवेयरनेस भी बात, होती है। हाँ, पर नेगेटिव इम्पैक्ट इज ब्लाइंड फॉलोइंग, ये आप नहीं कर सकते। अगर हाँ, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई बात है, आप तहकीक किए बगैर, आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर ब्लाइंडली ना फॉलो करें। वी सी पेशेंट्स डे इन डे आउट जो हमारे पास आते हैं कि जी हमने फलानी सोशल मीडिया पे लिखा था ये क्रीम अगर रात को मुंह पे लगाओ तो जी बड़ी अच्छी स्किन हो जाएगी, हुँ, या ये क्रीम जैसे भी लगाओ। द पॉइंट बीइंग कि वो आते हैं, मुंह पे जला होता है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि जी वो आपने गलत लगा दी या सही नहीं लगाई या जो भी व्हाटएवर। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज आधी इन्फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस, मिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस। जरूरी नहीं जो बात उनको सूट की वो आपको सूट करे। हाँ, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव टू रियलाइज कि सोशल मीडिया पे सब काफी बातें तो एडवर्टाइजिंग के तौर पे हैं, तो वो तो थोड़ी बिल्कुल, सी मुबालगा राई भी है। हाँ, तो वो मुबालगा राई में आपको कह रहे हैं कि जी ये देखिए हमारे बाल कितने अच्छे हो गए, हमने ये सप्लीमेंट खाया, बट सही। अब वो वाकई उससे हुए कि नहीं हुए ये तो कोई नहीं है ना जांच पड़ताल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर रूबिया एक्चुअल में लोगों को बताइए कि वो कौन से मल्टीविटामिन्स हैं, यानी वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या वो कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल है जो वो कैरी करें, और वो कौन से मल्टीविटामिन्स हैं जिनको खाने से लोगों के हेल्थ अच्छी होती है, बालों के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और स्किन जो है वो ग्लो करती है। तो yesterday I was reading this beautiful article and I was thinking to myself कि ये बात मुझे पता भी थी और मैं कहती भी हूँ, लेकिन फिर भी it was really nice to be validated। हाँ, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी कि कोई भी अच्छी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल रेटिनॉल इज समथिंग जो बड़ा कॉमनली नोन है फॉर गुड हाँ, स्किन रिजीम एंड केयर, सही, और वो आप रात को लगाते हैं, आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, हाँ, आपकी लाइंस रिंकल्स को कम करता है, पिगमेंटेशन पे भी थोड़ा बहुत असर होता है। हाँ, बट मैं उसमें इतनी मजे की बात पढ़ रही थी कि यस रेटिनॉल इज गुड बट हाँ, इट्स नॉट मैजिकल। तो ओके, पहली बात तो ये, कोई भी चीज मैजिकल नहीं है। अक्सर हाँ, ऐसा होता है हम कोई भी चीज मुंह पे लगाते हैं, चाहे वो बेसन हो, चाहे वो रेटिनॉल हो, चाहे वो अंडा आलू टमाटर जो मर्जी मुंह पे लगा रहे हैं, हम हाँ, लगाने के बाद कहते हैं यार मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। हम 2 दिन सलाद खाते हैं फिर कहते हैं यार मेरा वजन नहीं कम हुआ। हाँ, सो इट डजंट वर्क लाइक दैट, दीज थिंग्स हाँ, आर नॉट मैजिकल। नंबर वन, हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की। आप सही, जो भी हेल्थ रिजीम फॉलो करते हैं वो कंसिस्टेंटली करें। अगर आप 6 से 8 गिलास पानी पी रहे हैं, वो हाँ, कंसिस्टेंटली आपको करना है। ये नहीं हो सकता 2 दिन 8 गिलास पानी पिया फिर 2 दिन कुछ भी नहीं पिया। हाँ, नंबर 2, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे अब ट्रेंड कॉमनली बन गया है, हुँ, ज्यादातर लोग यूजुअल स्लीपिंग आवर्स में नहीं सोते, हाँ, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं वगैरह वगैरह। आपकी जो सबसे ज्यादा रिपेयर और हीलिंग है वो नॉर्मल स्लीप आवर्स में होती है, यानी 10 to 2 AM 10 to 5 AM के दरमियान का जो टाइम है हाँ, वो आपका पीक टाइम है। आपके हार्मोन्स, आपके ग्लैंड सब कुछ रेगुलेट होता है उस टाइम में। हाँ, हाँ, अब वो टाइम आप स्क्रीन पे हैं, टीवी पे हैं, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, सही, शिफ्ट पैटर्न वाले नौकरी पे हैं बेचारे, वो हाँ, बहुत सफर करते हैं। नंबर 3, वर्जिश कोई नहीं करता, हेल्थ का कोई है नहीं। लोग वॉक तो करते हैं बट ये नहीं समझते कि वॉक तो आपका नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वॉक तो मैं अगर ए से बी पे जा रही हूँ, आपने चल के स्टूडियो से बाहर निकल के जाना है, तो वॉक तो आपने करनी है ना। तो वॉक कैसे वर्जिश हो सकती है अगर आपने इतने कम क्वांटिटी में की? या तो आप बहुत क्वांटिटी में वॉक करें ब्रिस्क, या फिर आप कोई और ब्रिस्क वॉक एक्सरसाइज करें, करें हाँ, जिससे हाँ, आपको पसीना आए। बिल्कुल, अब मैं आपके शो में इस वक्त बैठी भी हूँ, मैं जल्दबाजी में एक्सरसाइज खत्म करके आई हूँ, हाँ, तो इस वक्त पसीने में शराबूर हूँ। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप अपनी एक्सरसाइज में कॉम्प्रोमाइज ना करें। दिस इज फॉर योर हाँ, फ्यूचर, दिस इज फॉर योर चिल्ड्रन, दिस इज फॉर योर हेल्थ। बिल्कुल ठीक कह रही है कि एक्सरसाइज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, अपनी लाइफस्टाइल की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, अपनी लाइफ को जो है वो मेंटेन करना सीखें। अच्छा जब भी हम मल्टीविटामिन्स के हवाले से बात करते हैं तो स्पेसिफिकली ख़वातीन का एक सवाल यही होता है कि जी वो कौन से मल्टीविटामिन्स हैं जो स्किन वाइटनिंग के लिए होते हैं। तो आज बता ही दें कि वो कौन से मल्टीविटामिन्स हैं जिससे स्किन आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो गोरी हो जाए, खूबसूरत हो जाए, अच्छा, ग्लो आ जाए, इस पे मैं ये बहस बता नहीं करती, दीजिए। इसमें मैं पेशेंट्स को भाषण नहीं देती, बहस नहीं करती, बिकॉज आई थिंक हम सबको इतनी अवेयरनेस अब हो गई है हाँ, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी। हाँ, विटामिन सी, आई गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। विटामिन सी का रिसर्च ये कहती है कि वो थोड़ी सी स्किन लाइटनिंग में इफेक्ट करता है, ये बात तो चलो मान ली, बट जी, उसमें एक नेगेटिव भी है, ये डबल इंट्रांडो है। उसमें ये इशू है कि वन, इट डजंट सूट एवरी स्किन, तो योर स्किन माइट बर्न एंड पील अगर आप लगाएंगे, स्टिंग या करेगी, जलेगी।
जलेगी। हाँ। अब लोगों में मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर कोई चीज जल रही है तो उसका मतलब ये कि असर कर रही है। ऐसा नहीं होता भाई, अगर आपकी स्किन जल रही है, आपकी स्किन ऊपर से खराब हो रही है तो वो खराब ही होगी। दूसरी बात ये कि हम ब्राउन पीपल हैं, हम लोगों की जनरली स्पीकिंग स्किन टाइप में 6 स्किन टाइप्स हैं, फिट्सपैट्रिक टाइप 1 to 6। हमारी फिट्सपैट्रिक 4 and 5 टाइप स्किन है। ये स्किन टाइप हमेशा टैन करती है, ये स्किन टाइप पिगमेंट करती है, मच्छर काटता है पिगमेंट करती है, एक्नी का दाना निकलता है पिगमेंट करता है, यस। लोग डर कहते हैं कि हमारा दाग नहीं गया। तो दिस इज नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ओके। ऑल ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ। इसमें अल्लाह की कुदरत है, ठीक है हम काले हैं और टैन करते हैं, लेकिन कुदरत ये कि हम कैंसर से बचे हुए हैं। और ये अल्लाह की कुदरत इसलिए क्योंकि हमारा सन देखें आप, अगर हमारी फिट्सपैट्रिक टाइप 1 2 3 स्किन हाँ। होती गोरों की तरह की, तो हम तो मर गए होते स्किन कैंसर और मेलानोमा से। तो ये कोई ये मतलब अल्लाह का निजाम, कुदरत का निजाम, हम इसमें क्या मतलब कमेंट कर सकते हैं, वी आर यस। ह्यूमंस। हाँ। सो द पॉइंट इज कि यू विल पिगमेंट, सो प्रोटेक्ट योर स्किन अगेंस्ट द सन। धूप छाता सही। लेके जाए, मैं तो सन ब्लॉक के पे बहुत बाद में आती हूँ, पहले मैं लोगों को कहती सही। हूँ टोपी पहने, तो हम छाता पहने, बच्चों को हाथ डालें। जिस तरह से आप बता रही हैं इस तरह से कह सकते हैं कि धूप से बचें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें, राइट? बिल्कुल बेशक। और दूसरी बात है कि अपने सेहत का ख्याल रखें। जब आप अंदर से खुश होंगे, आपकी हाँ। सेहत अच्छी होगी, ऊपर से सब अच्छा लगेगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है कि एक खुशी जो होती है ना, आपका मेंटल पीस, वो भी आपकी स्किन के ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा ये बताइए कि हमने स्किन के हवाले से, मल्टीविटामिन्स के हवाले से बात की, ओवरडोज जो लोग कर लेते हैं, मतलब मल्टीविटामिन खाते रहते हैं, पूछते नहीं है डॉक्टर से, और उनको ये होता है नहीं ठीक है इससे हमारी स्किन अच्छी हो रही है, इससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये जो एनर्जी बूस्टर मल्टीविटामिन्स होते हैं, इनको खाना कैसे होता है और कब तक खाना चाहिए? कुछ डॉक्टर्स कहते नहीं जी आप खाते रहें थ्रू आउट, तो क्या लाइफ टाइम खाना चाहिए मल्टीविटामिन? मतलब क्या इसका नॉट एट ऑल। क्या प्रिस्क्रिप्शन है सो इसका? मॉडर्न मेडिसिन विल ऑलवेज टेल यू कि आप सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करें। अगर आपकी तो कॉमन हम टेस्ट करते हैं विटामिन B12, हाँ। फॉलिक एसिड, फोलेट लेवल्स, फेरेटिन यानी आयरन लेवल्स। सही। ये 3 आपके कॉमन चेक होते हैं। विटामिन D आई डू, बट लेकिन ये बहुत महंगा ब्लड टेस्ट होता है। तो मैं ज्यादातर लोगों को ये कहती हूँ कि एक वाहिद मल्टीविटामिन जो खवातीन, मेन, एवरीबॉडी शुड हैव छोटी मिकदार में थ्रू आउट द ईयर, वो विटामिन D है। अगर मैं सच बोलूं, विटामिन D का और जो डेली डोज आपकी रिक्वायरमेंट है वो 400 से 800 यूनिट है। अब आप सारे जो घर बैठे होंगे अपना विटामिन D उठा के देखेंगे, आप कहेंगे हैं ये डॉक्टर साहब तो पागल है, इसमें तो 800 यूनिट नहीं है, इसमें तो 2000, 4000, 6000, 2 लाख। वो आपकी मेंटेनेंस डोज नहीं होती, ये आपकी लोडिंग डोज होती है। और यहाँ पे आपका डॉक्टर का काम होता है कि वो आपको समझाए। लोडिंग डोज आपने जैसे साल में एक बार लेनी है, जो मेंटेनेंस डोज है वो थ्रू आउट द ईयर आप रोज एक कैप्सूल लेंगे। आई ऑलवेज प्रीच टू पेशेंट्स, मैं हमेशा मरीजों को ये समझाती हूँ, बजाय इसके कि आप एक रैपिड फक्की लें और उससे मैजिक एक्सपेक्ट करें, आप ये करें कि आप हल्का एक कांस्टेंट 800 से 1000 यूनिट विटामिन D डेली खाएं। आप पूरे साल की बेशक क्वांटिटी ले आए, वो खाएं। विमेन के लिए कैल्शियम विद विटामिन D इन ओल्डर एजेस, नॉट यंगर एजेस बट इन स्लाइटली ओल्डर एजेस, यानी मेनोपॉज के बाद हम कहते हैं कि आप कैल्शियम और विटामिन D दोनों कॉम्बिनेशन में लें। विमेन जो चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी कि वो खवातीन जो हामला भी हो सकती हैं, जिनके बच्चे होंगे, जिनके पीरियड्स हैवी होते हैं, उनको आयरन ले सकती हैं। बट अगेन ये ऐसे विटामिन है सब जो यू कांट जस्ट हैव वैसी, यू नीड टू चेक लेवल्स, क्योंकि लेवल्स मुझे ये बताएंगे कि आपने 3 महीने लेना है, या आपने महीना लेना है, या आपने 6 महीने लेना है, या आपने IV लेना है, या ओरल लेना है। तो आपके लेवल से ये डिसीजंस होते हैं। सही, बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूबिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत अच्छी बात हुई। और बात यही है कि जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसको डॉक्टर से पूछ कर खाएं और अपनी कंडीशन बताएं, लैब टेस्ट कराएं, ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो जो भी काम करे उसमें कामयाबी हासिल करे, और चाहे वो कोई बिज़नेस हो, तालीम हो, या फिर ऐसे अचीवमेंट्स, या फिर ऐसे ख्वाब, ऐसे गोल जो कि लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये कामयाबी कैसे हासिल हो? आपने देखा होगा कभी भी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कामयाबी के बहुत नज़दीक होते हैं लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाते। वो क्या गलतियाँ करते हैं, वो क्या प्रॉब्लम होती है, इसको आप ज़िंदगी के हर मैदान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खेल का मैदान हो, तालीम का मैदान हो, करियर हो, या फिर बिज़नेस हो। लोग अपने गोल्स या अपने हदफ जो है वो क्यों नहीं कंपाइल कर पाते, उस तक क्यों नहीं पहुंच पाते, और उन्हीं के साथ काम करने वाले, उस सेम कंडीशन में काम करने वाले, वही मुश्किलात उठाने वाले, उनके अपने कुलीग्स उनसे कहीं बहुत आगे निकल जाते हैं और वो सिर्फ कंप्लेन करते रह जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मगर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अंदाज में अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं। कामयाब कौन होता है?
और इस कामयाबी के पीछे आपको मेंटली स्ट्रांग होना कितना फ़ायदा देता है, आपके नर्व्स का स्ट्रांग होना कितना फ़ायदेमंद है, आप कितना सब्र रखते हैं, आप कितना पेशेंस से काम लेते हैं हर चीज़ में, तो ये आपकी कामयाबी की ज़मानत होता है। मगर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो सादे अल्फाज में, आसान अल्फाज में उन तमाम लोगों के लिए जो कामयाब होना चाहते हैं, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और हमारे साथ जो हैं वजीहा ज़फ़र मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीहा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। Walaikum salam. Good morning. Alhamdulillah, I'm good. I hope you are doing good यस, too. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वजीहा, कामयाबी जो है वो इसका ख्वाब सब देखते हैं, कामयाब हर कोई शख्स होना चाहता है, मगर कामयाब होने के की पॉइंट्स क्या हैं साइकोलॉजिकली और मेंटली? आपको कितना जो है वो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है, आप ठीक होंगे तो ही कामयाब होंगे। इस हवाले से बताइए कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि एक इंसान की कामयाबी की क्या डेफिनेशन है, राइट? जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि ये हर एरिया में आता है, तो कुछ लोगों के लिए कामयाबी ये है कि उनके पास रिश्ते हैं, हाँ। कुछ लोगों के लिए कामयाबी ये है कि उनके पास गाड़ी है, हाँ। या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। Yes. कुछ लोगों के लिए कामयाबी है उनके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। लाइक मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान को कामयाबी किस नजर से देख रहा होता है, यार मेरे पास सब कुछ है, दोस्त नहीं है अच्छे, या मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरे सिबलिंग्स नहीं है। जैसे कोई ओनली चाइल्ड है तो उसके लिए होगा कि ये कितना कामयाब इंसान है, कितना खुश इंसान है, इसके पास रिश्ते हैं, सिबलिंग्स हैं, राइट? सो कामयाबी की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, सबसे पहले तो बहुत मैटर करता है। तो दूसरी चीज, क्या जो वो कामयाबी की डेफिनेशन है वो आपकी स्किल्स, आप क्या उनकी स्किल्स को अचीव कर पा रहे हैं, क्या स्किल फोकस्ड हैं आप, क्या वो चीज आप, फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि आपने ओनली चाइल्ड है, अगर एक इंसान वही सोच रहा है कि वो 30-40 इयर्स के कितने खुश नसीब वो लोग हैं जिनके बहन भाई हैं। अब वो सक्सेसफुल की वो डेफिनेशन रख रहा है जो वो खुद अचीव नहीं कर सकता, राइट? सो आपको वो सक्सेसफुल होने की पहले डेफिनेशन क्लियर करनी है जो वजीहा, इसमें मैं अचीवेबल खुद है। आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ कि आपने कहा ना कि अगर आप ओनली चाइल्ड है, तो मैं भी इकलौती हूँ अपने पेरेंट्स की और मेरा भी कोई बहन भाई नहीं। तो मेरे लिए जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैं किसी इवेंट पर जा रही हूँ अम्मी अब्बू के साथ, या मैं कहीं शादी पे जा रही हूँ, या मैं कहीं और जा रही हूँ, तो फाइन इनफ मेरे कजन्स मुझसे अच्छी सी बात कर लेते हैं, हाँ ठीक है, हेलो हाय है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा मिलना जुलना है। लेकिन जब आप उनके साथ में बैठ रहे होते हैं या फैमिली टू फैमिली बैठ रहे होते हैं, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही बैठती थी और मैं बड़ा इस बारे में जो है ना वो सोचती थी कि काश मेरे पास मेरी बहनें होती, मैं भी उनके साथ टेबल पे बैठी होती, मैं भी उनके साथ एंजॉय कर रही होती, मैं भी उनसे बातें कर रही होती। और कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम तक वो मेरा प्रॉब्लम रहा कि मेरी कोई बहन भाई नहीं है। एंड मुझे भी ऐसे ही मैं जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मतलब एक हद तक मैं किसी से सलाम दुआ कर लूंगी, फिर मुझे अकेले बैठना पड़ेगा। तो आपने जो एग्जांपल दी ना कि किसी के लिए सक्सेस कुछ होती है, किसी के लिए कामयाबी कुछ होती है, तो ज़िंदगी में हमारे पास जब कोई चीज़ें नहीं होती तो हम उसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन इससे आगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो उसके लिए कैसे काम करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको रेजिलियंस होना बहुत जरूरी है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो लोग रखते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरी कमी थी, लेकिन मैंने उसको अपने अंदर रिस्क टेकिंग चीजें रखी, किसी और चीजों पे फोकस रखा, मुझे कामयाबी की डेफिनेशन क्लियर की। तो आपने अगर कोई गोल रखा है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, ये जॉब लेनी है, ये अपॉर्चुनिटी करनी है, ये बिजनेस करना है, राइट? सो आप उसके लिए रिस्क टेकिंग बिहेवियर करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। नंबर 2, आप कंसिस्टेंसी रखते हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं वो 1 महीने 2 महीने वो काम के लिए और फिर छोड़ दिया, तो वो जो कंसिस्टेंट वो फौरन से गिव अप कर जाते हैं, जो सक्सेसफुल लोग नहीं होते, या जो लाइक चीजों को लेके स्ट्रेंथ नहीं रख पाते। तो नंबर 2 ये कि आप चीजों को लेके कंसिस्टेंसी रखते हैं। नंबर 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने अंदर जो इनसिक्योरिटीज है उन पे वर्क करते हैं, अपनी ग्रोथ पे वर्क करते हैं। जो आपकी कमी होती है सक्सेस तक पहुंचने के लिए, आप उन पे वर्क करते हैं, रेदर देन कि आप विक्टिम समझें कि मैं ये कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं रहा, कंपैरिजन नहीं करते कि दूसरे लोग तो कर रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा। तो ये जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ब्रेक करता है। यूजली जब हम अपनी इनसिक्योरिटीज पे, ग्रोथ पे काम नहीं करते, तो हम उस सक्सेस तक पहुंच भी जाए ना तो सस्टेन नहीं कर पाते या उसको एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इनसिक्योरिटी क्या करती है, हम वो चीज अचीव भी कर लेना,
सामने होता है कि अच्छा चलो अब दूसरा स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो वो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम एक स्टेज तक पहुंचते हैं ना तो हम खुश नहीं रह पाते, मतलब हमने वो अचीव कर लिया जो हम चाहते हैं लेकिन हम खुश नहीं रह पा रहे। तो सक्सेसफुल और हैप्पीनेस का बहुत लिंक है आपस में। अगर आपके इमोशंस कनेक्टेड नहीं है आपकी अचीवमेंट के साथ तो आप बहुत जल्दी उस सक्सेस को उससे बाहर आ जाएंगे, उसमें नहीं इंजॉयमेंट कर सकेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपना इमोशनल कंट्रोल रखते हैं। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनको पता है आपको गुस्सा भी आ जाएगा, आपको उदासी भी आ जाएगी, आपकी लड़ाइयां भी हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उनका किसी बिजनेस को लेके माइंड है, गोल है और किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ या कोई फ्रॉड हुआ है तो वो उसी में डूबे रहेंगे 1-2 महीने 6 महीने, राइट। वो अपने आप को उससे निकालते हैं और वो अपने आप को और गोल ओरिएंटेड करते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमोशनल रेगुलेशन सक्सेसफुल लोगों का, जैसे मैंने कहा एंजॉयमेंट वाला पार्ट, वो आप तभी इंजॉय कर सकते हैं जब आप अपने माइंड को फोकस रखें उन अच्छी चीजों के ऊपर जो हो रही हैं, rather than कि जो 1-2 चीजें नहीं आपके मतलब की हो रही। तो इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेनली ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको हम देखते हैं सक्सेसफुल जो लोग जिसको फॉलो करते हैं। सही, बिल्कुल। इस पे आगे भी बात करते हैं कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है। अगर आपका कोई मिशन है, अगर आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी में आपको कामयाबी चाहिए, तो इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है और कौन से वो की पॉइंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और आप भी बाकियों की तरह आगे जा सकते हैं। हमारे साथ रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं कामयाबी के हवाले से, हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को जो है वो कामयाबी की राह पर गामजन कर सकते हैं और वो कौन से की पॉइंट्स हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी पे। वजिया हमारे साथ है। वजिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फेलियर से लोग जब घबरा जाते हैं और गिव अप कर देते हैं तो उसके बाद जब वो कोई दूसरा काम करते हैं ना तो वो भी नहीं कर पाते। मतलब आप कितनी जगह पर फेल होंगे और कितनी जगह से भाग जाएंगे। इन शॉर्ट कि फेलियर से तो सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और फेलियर जो है हम इसमें बहुत सारे कोट्स भी पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स पे बात भी करते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। बट इसका मैंने जो एज ए साइकोलॉजिस्ट स्टेप देखी है ना कि हम क्यों डरते हैं, हम उस फेलियर से नहीं डरते। हमारे अपने अंदर जो कमियां होती है ना वो हमें अलाउ नहीं करती कि हम इस फेलियर को फेस करें। तो हम जब अपने साथ बैठते हैं, हमें सक्सेसफुल लोगों की बहुत बड़ी निशानी होती है, खुश रहने वाले लोग और सक्सेसफुल लोग वो ना अपने ऊपर एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं, अपने ऊपर स्टडी करते रहते हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहते हैं। उनका फोकस ये नहीं होता कि कौन कैसी जिंदगी गुजार रहा है, किसने मुझे क्या कह दिया, उनका फोकस अपने पे होता है कि मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं क्यों हर्ट हो रहा हूँ, क्योंकि हम दूसरों को नहीं कंट्रोल कर सकते, दूसरों के बिहेवियर्स को। किसी ने फ्रॉड कर दिया बिजनेस में, हमें देखना है कि हमने क्या चीज क्या कोताहियां की, क्या गलतियां की, क्या मिस्टेक्स की जो खुश रहने के लिए या सक्सेसफुल रहने के लिए, स्ट्रांग रहने के लिए जरूरी है। सो आप अक्सर नोट करेंगे जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं, दे ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन देमसेल्व्स कि मुझे इस चीज पे वर्क करना है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना है, मुझे अगर मैंने किसी पे ट्रस्ट जल्दी कर दिया तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे इस पे वर्क करना है। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है। नंबर 2, जब हम फेलियर की बात करें ना तो ये फियर बेस्ड भी होता है। जब लोग फेलियर से क्यों गिव अप करते हैं, जब उनका माइंड फियर बेस्ड अपने थॉट प्रोसेस करता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो लोग फोकस्ड होते हैं अपने गोल की तरफ, और वो उनको पता होता है कि मुझे क्या मिलेगा या मैं क्या हासिल करना चाह रहा हूँ, तो वो ऑब्स्टेकल्स को जब रास्ते में जो भी फेलियर आते हैं उसको ऑब्स्टेकल समझते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ऑलरेडी सक्सेस की जो गोल उसने माइंड में रखा है उसको लेके डरा हुआ है, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और 100 में से 80% डरा हुआ है। डर तो हर एक इंसान को होता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं ना कि आई कांट डू दिस, जबकि ये होना चाहिए कि मैं इससे सीखूंगा। अगर कोई चीज हमें नहीं आ रही है तो हमें वो चीज़ सीखनी चाहिए और फिर उसको दोबारा अप्लाई करना चाहिए, दोबारा ट्राई करना चाहिए, ट्राई अंटिल सक्सेस। मसला सारा ये होता है कि लोग इतनी जल्दी में हैं कि वो जल्दबाजी में अपना पूरा फ्यूचर गुजार देते हैं। उनका जो पूरा फ्यूचर है वो बग़ैर किसी कामयाबी के गुजर जाता है, उनकी प्रेजेंट जो है वो ख्वाहिशों में गुजर जाता है, लेकिन वो सीखते नहीं हैं और वो इतनी जल्दी में होते हैं कि उस जल्दी का उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब भी कोई शख्स अगर चाहता है कि वो कोई भी गोल अचीव करे, कोई कामयाबी हासिल करे, तो उसको बड़े पेशेंस के साथ फोकस होकर उस चीज़ पर काम करना चाहिए
उसका जो रिजल्ट आपको मिलता है, उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं ये तो फ्लॉप हो गया, नहीं ये तो नहीं चल रहा, ये कारोबार तो नहीं चला, ये तो मेरे नंबर्स अच्छे नहीं आए, ये तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए आपको सीखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सीखते नहीं हैं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक आपके अंदर हौसला नहीं होगा, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, तो फिर आप ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को मेंटली फिट रखना कितना ज़रूरी है। और अगर कोई शख्स बार बार किसी फेलियर का सामना करता है, बार बार किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करता है कि उसको बार बार कारोबार में लॉस हो जाता है, तो वो क्या करे? देखिए, बार बार जब लॉस होता है तो वो स्ट्रेटेजीज पे वर्क नहीं कर रहा ना, और वो आई कांट वाली चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ये मुझसे नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि आप कुछ चीजों में आपकी स्किल्स भी नहीं इंप्रूव हो रही होती हैं। आप ना, फॉर एग्जांपल, आई नो समवन, जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, वो फेल हो गया, दूसरा क्या फेल हो गया, तीसरा, तो पता चला कि वो, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी और वो गलत लोगों पर ट्रस्ट कर रहे थे। कारोबार में हमेशा एक चीज याद रखिए, सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो अपनी चीजें दूसरों के हाथ में नहीं दे देते। वो खुद, लाइक फॉर एग्जांपल, किसी ने बिजनेस शुरू किया और टीम बनाई और उनके हाथ में दे दिया, नहीं। आप अपनी चीजों के ऊपर खुद वर्क करते हैं, खुद स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर कोई टीम गलती करती है तो उस पे नहीं डालते, आप देखते हैं कि मैंने किस तरह से टीम को और सिखाना है या अच्छी टीम हायर करनी है। तो मैंने, आई नो लॉट ऑफ पीपल, मैंने कितने बिजनेसमैन लोगों को देखा है कि वो इतने फेलियर्स के बाद भी लाइक गिव अप नहीं करते। देखने वाला भी कहते हैं अच्छा, यार कि एक तो चीज ये होती है कि गिव अप नहीं करना चाहिए, दूसरा अपनी गलतियों से सीखने का मकसद क्या है, मतलब हाँ सीखना चाहिए, लेकिन क्या सीखना चाहिए। अब अगर हम बात करें कारोबारी हजरात की, या हम बात करें किसी भी ऐसे शख्स की जो कि अपने किसी भी गोल्स को जो है वो अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें अगर हम चले शॉपकीपर्स की अगर हम बात कर लें, इन जनरल बात कर लें कि अगर एक शॉप चल रही है और उसके बराबर वाली दुकान नहीं चल रही है, बराबर वाली शॉप में प्रॉब्लम है, तो वो ये नहीं है कि वो फ्लॉप हो रही है या वहाँ लोग कम जा रहे हैं, वो ये देखें उनका एटीट्यूड कैसा है, वो ये देखें वो लोगों को डील कैसे कर रहे हैं, वो ये देखें कि जो चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं वो रिलायबल हैं या नहीं है, वो ये देखें कि वो अपना कारोबार बदनीयती से तो नहीं चला रहे हैं। तो जब हम सीखने की बात करते हैं ना, तो सीखने के अमल में खाली टेक्निकलिटीज़ नहीं होती हैं, मॉरल वैल्यूज़ भी होते हैं, एथिक्स भी होते हैं, आपका एटीट्यूड भी होता है, आप कितने कमिटेड हैं अपने काम से, आप कितने बजे जा रहे हैं, आप कितने बजे आ रहे हैं, या आपने उस टाइम में उस दुकान को चलाने के लिए क्या काम किया है, क्या प्लानिंग बनाई है, आपके पास क्या है उन लोगों के लिए जो आपसे कोई चीज़ खरीदने के लिए आ रहे हैं, आप उनसे किस तरह बात करते हैं, या फिर आप उनसे सीख रहे हैं। अगर कोई आके आपको कह रहा है ये प्रोडक्ट है, आप कह लीजिए ये हम नहीं रखते, तो जाहिर सी बात है वो दूसरी शॉप पे चले जाएगा। लेकिन अगर आप वो प्रोडक्ट आप उससे पूछें और आप कहें कि अच्छा ठीक है ये मार्केट में नई प्रोडक्ट आई है, या डॉक्टर ने या किसी ने भी आपको ये सजेस्ट किया, या कोई गोटा किनारी की दुकान है, तो वो कहता है जी अच्छा ये बेल भी मार्केट में आ गई है, लाएं मुझे दिखाएं, मैं देखता हूँ, मैं इसको भी मैं ऑर्डर करता हूँ या मैं इसको भी मंगवाता हूँ। तो एटीट्यूड जो है ना वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। तो अगर जब हम सीखने की बात करते हैं ना, तो हमें मॉरल वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड हाउ टू ट्रीट पीपल, ये पहले सीखना चाहिए। राइट वजीहा? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। और वही आप देखें, वही लोग कामयाब भी जा रहे हैं, रिश्तों में भी, बिजनेस में भी। या जो अपने बात की मैं से कनेक्ट करना चाहूंगी कि जो एटीट्यूड आपका बिजनेस में होता है वो एटीट्यूड आपका घर में भी आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके मॉरल वैल्यूज आपके काम में नहीं आ रहे, तो वही मॉरल वैल्यूज घर में भी नहीं आ रहे। अगर आप कारोबार में लोगों का ख्याल नहीं करे, गुस्सा हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो वही लड़ाई या वही एटीट्यूड आप घर में बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, बेगम के साथ भी कर रहे हैं, या वाइफ के साथ, या वाइफ हस्बैंड के साथ कर, तो वही कंट्रोलिंग बिहेवियर घर में भी आ रहा है। सो आप अक्सर लोग को देखेंगे कि उनके काम में उनका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट कर रहा होता है एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे है, क्योंकि स्पेशली जब कोई अपने गोल्स की तरफ जाता है तो वो अपनी पर्सनालिटी को ओपन करता है, राइट, वो एक्सपोज करता है अक्सर लोगों के सामने। तो वहीं से पता चल जाता है कि वो डीप लेवल पे कितना कनेक्टेड है अपने आप से। बिल्कुल, और लोग अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं ये बात सोच के कि लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, उनकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया वजीहा आपके टाइम के लिए, और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। तो बात यही है कि हमारे यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हम कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन उस कामयाबी ना होने की अपना एटीट्यूड भी चेक करना चाहिए। और अगर आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स करना चाहते हैं तो जो जिस जगह पर है उसकी उस तरह से इज़्ज़त करना शुरू करें, छोटों से प्यार करें, बड़ों की इज़्ज़त करें और लोगों से अच्छे से बिहेव करें। अगर कोई आपको कहता है ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ज़रूर बैठें, बात करें और उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें। ये आपको चीज़ें आगे लेके जाती हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये हम करेंगे और हम ही कर लेंगे, वो नहीं कर पाते। उसकी रीज़न ये है कि वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, और गलतियाँ हमें यही सिखाती हैं कि हमें सबसे पहले एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक है, वापस आएंगे, फिर हेडलाइंस के बाद दीगर बातें करेंगे और मज़े मज़े की आज शो में बातें करेंगे।
वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करते हैं हम वर्ल्ड ओशियन डे के हवाले से। अच्छा, लास्ट ईयर भी इस पर जब बात की थी तो हमने बहुत सारे जो हैं वो पॉइंटर्स कवर किए थे और हमने यही कहा था कि भाई हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला ने हमें जिन नेमतों से माला माल कर रखा है तो वाकई उसके लिए तो शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे पास समंदर हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें क्या कुछ नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें इसको कैसे संभालना है, हमें इसका ख्याल कैसे रखना है। ये कुदरती चीज़ें होती हैं, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें होती हैं, हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस नेचर से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन आज वर्ल्ड ओशियन डे है, इस पर बात करते हैं। तो मेनली जाहिर सी बात है हम समंदर के हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौज़म साहब मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आपकी दुआएं। अच्छा सर, ये बताइए कि वर्ल्ड ओशियन डे है, आज की जो थीम है वो क्या है, इसको एलेबरेट कीजिए, फिर इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। ऐसा है कि वर्ल्ड ओशन डे हमें इस चीज़ की रिमाइंड कराता है कि हम देखें कि अल्लाह ताला की जो नेमत हमारे पास मौजूद है। जब क्लाइमेट चेंज की कंडीशन के अंदर दुनिया भर में समुद्र को बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, उसकी सतह में इजाफा हो रहा है, उसमें और तब्दीलियां आ रही हैं। हम चाहें कि अपने आप को रीएडजस्ट करें और उसको समुद्र के इस्तेमाल को रैशनल और बेहतर तरीके से बना सकें, क्योंकि शायद आपको इल्म होगा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में सिर्फ ऐसे 152 मुल्क हैं जिनके पास समंदर है और बहुत सारे मुल्कों की तादाद है जो कि समंदर की नेमत से महरूम है। अल्लाह ताला ने हमें तकरीबन 1001 किलोमीटर का कोस्ट लाइन और तकरीबन 240,000 स्क्वायर किलोमीटर समंदर दिया है, जिसको हम यूटिलाइज भी करते हैं, मिसयूज भी करते हैं। लेकिन इस नेमत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि कुछ फ़ायदे तो हम डायरेक्ट नज़र आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट फ़ायदे भी होते हैं जो समुद्र की वजह से हैं। मसलन सबसे पहली बात यह कि जिस ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं उसका 70% समुद्र से आता है। इसी तरह जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो कि इंतहाई नुकसानदेह है माहौल के लिए, उसका 30% समुद्र एब्जॉर्ब कर देता है। समुद्र जो हमारे लिए ग़िज़ा का सबब है। समुद्र के साहिली इलाकों में जो माहीगीर हमारे हैं, तकरीबन 1 मिलियन, तकरीबन कुछ 10 लाख के करीब माहीगीर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सनत से मौजूद है। हमारे लिए मछली की एक बहुत बड़ी ग़िज़ा की सूरत में समुद्र से हम हासिल करते हैं। हमारी तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कम्युनिकेशन है, जो इतनी चीज़ें हम समुद्र के ज़रिए लाते हैं, वो हवाई जहाज़ या दूसरे ज़रियों से बहुत ज़्यादा है। तो समुद्र का हमारे पास मौजूद होना अल्लाह ताला की एक नेमत है, जिसके लिए हमें इसको शुक्रगुज़ार होना चाहिए और इसे रैशनल इस्तेमाल करना चाहिए। सही। अच्छा, बिल्कुल। अब ये तो जिस तरह से आपने कहा ना कि हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, वही हम क्या कुछ कर सकते हैं और ये हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्टफुल होता है। आज सर उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि साहिली पट्टी के करीब रहते हैं, या फिर सीवीयू, कराची की बात करें तो सीवीयू के करीब रहते हैं, या फिर जो लोग इस तरह से रहते कहीं और भी कि उनके एरियाज़ जो हैं वो समंदर से या दरियाओं से करीब हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस होते हैं बाकी लोगों के मुकाबले में, क्या उनको फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और वहाँ से मज़ीद वो क्या फ़ायदे ले सकते हैं। मैं उन रिहायशी लोगों और माहीगीरों के हवाले से भी बात कर रही हूँ जो इन कोस्ट लाइन्स के ऊपर रहते हैं। ऐसा है कि खुशकिस्मत लोग हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं, क्योंकि शायद लोगों के इल्म में नहीं है कि समुद्र के किनारे जो ओजोन बहुत बड़ी मिकदार में गैस मौजूद होती है जो कि ऑक्सीजन का एक वेरिएंट है। हाँ। तो ओजोन की फ़ज़ा में सांस लेना आपकी सेहत के लिए बेहतर बनाता है। खुली फ़ज़ा में अगर आपको जैसे डिप्रेशन है तो अगर खुली फ़ज़ा की तरफ देखें तो कहा जाता है सबसे आसान है कि आप समुद्र की तरफ देखें, आपको डिप्रेशन होगा। समुद्र आपको बिल्कुल ताज़ा माहौल प्रोवाइड करता है और वो लोग जो माहीगीर हैं जो वहाँ समुद्र के किनारे रहते हैं वो ना सिर्फ अपनी ग़िज़ा को वहाँ से हासिल करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी वो ग़िज़ा हासिल करते हैं और हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो समुद्र ने उनको एक किस्म, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि समुद्र के किनारे होने की वजह से उनका मौसम बहुत ही मुतज़िल होता है। जो हवाएं तेज चलती रहती हैं जिसकी वजह से उनको इतनी परेशानी नहीं होती जो गर्मी और सर्दी का ज़्यादातर समुद्र के किनारे वाले लोगों को महसूस नहीं होता, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा टेम्परेचर का एक स्टेबल इन्वायरमेंट है। लिहाजा सब गर्मी और सर्दी तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी जैसे पाकिस्तान के
के साहिल पर इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो इन लोगों को हासिल है, और ये बेनिफिट्स वो उन तक में ही महदूद नहीं है। डायरेक्टली पूरी नेशन हम इसका फ़ायदा उठा रही है, लेकिन समुद्र के इस्तेमाल में हम गलत भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब हम अपना अनट्रीटेड सोएज है, प्लास्टिक है, हम अपना दूसरा वेस्ट है समुद्र में डंप करके उसी समुद्र को जो एक नेमत है हम उसे खराब भी कर रहे हैं, जिसको हम सही कर सकते हैं। हम अगर मिल हैसल को हम अगर काम कर इस काम को आगे बढ़ाएं तो हम समुद्र की सफाई कर सकते हैं, समुद्र को उतना ही खूबसूरत बना सकते हैं जितना इंसान के आने से पहले था। लेकिन इसके लिए मेहनत की जरूरत है। इतनी बड़ी नेमत है कि हमें इस तरह इसको जाया नहीं करना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतनी बड़ी नेमत है कि हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की पिकनिक पे जाते हैं लोग। सर, आप खुद भी इस बारे में कई दफ़ा बात कर चुके हैं। पिकनिक पे जाते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं, ऐसी उनकी जो है ना वो प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की चीज़ें, डिस्पोजेबल चीज़ें और सारा कचरा वहीं फेंक के आ जाते हैं। ये इसके ऊपर कौन काम करेगा? इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब अगर ठीक है लोग नहीं सुन रहे हैं तो वहाँ पर मौजूद जो इंतज़ामिया है वो क्या कुछ कर सकती है? क्योंकि हमें तो इन जगहों को खूबसूरत रखना है, हमें तो दुनिया को बताना है कि देखिए जी हमारे पास कितने खूबसूरत साहिल हैं, हमारे समंदर कितने साफ़ हैं। ऐसा है कि जो कसाफत है या पोल्यूशन है, हाँ। ये समुद्र में इंसान खुद पैदा करता है, या किसी कहीं खुशकी पे भी होती है वो इंसान के खुद पैदावार है। तो अगर समुद्र के किनारे जो लोग जाते हैं और अपने साथ थैलियाँ या जो बर्तन प्लास्टिक के या दूसरी चीजें लेके जाते हैं उनको वहाँ छोड़ के आना, एक समझिए कि हमारे अपने माहौल पर जुल्म है, और बल्कि इस कुदरत की इस नेमत से क्या समझ लीजिए कि हम इनकारी बनते हैं इस तरह। तो अगर हम जाते हैं समुद्र के किनारे और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप इसे इस्तेमाल करें, इंजॉय करें। समुद्र के किनारे जा रहे हैं तो उसकी इस नेमत का मुकम्मल फ़ायदा उठाएं, अपने आप को रिक्रिएशन की एक्सट्रीम लिमिट तक चले जाएं, लेकिन आते वक्त अपना कूड़ा साथ ले आएं, और जो डंप करने की जगहें हैं वहाँ प्रॉपर्ली डंप करें ताकि उसको हुकूमती इदारे जो उनकी जिम्मेदारी है उनको सही तरह से उठा सके। लेकिन अगर आप उसको फेंक के आते हैं तो हुकूमती इदारों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सफाई की जाए। लेकिन चूंकि ये इतने बड़े स्केल पे काम हो रहा है कि किसी भी इदारे के लिए, किसी मुल्क के करने के लिए इतना आसान काम नहीं है। सिर्फ यही नहीं कि लोग समुद्र के किनारे ही ये फेंक के आते हैं, जो शहर भर में पूरा अनअकाउंटेड फॉर है, जिसे जमा नहीं किया जा सकता, जिसे हम इरेशनली गाड़ियों से फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, वो सारा बारिशों से बह के समुद्र के किनारे आ जाता है। उसको साफ करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई इदारा जाके उसको मुकम्मल तौर पे सफाई करे। हमें सबको अपनी जाती हैसियत में इसमें अमल करना पड़ेगा, वरना शायद किसी इदारे में, किसी मुल्क के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी तादाद में कूड़ा फैलाते जाएं और वो साफ करते चले जाएं। हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, और हम बहुत आसानी से दुरुस्त कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कूड़े को कंट्रोल करना इंसान के अपने इख्तियार में है। सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके इस्तेमाल को मिनिमाइज बल्कि एलिमिनेट कर दें, और इसी तरह दूसरे प्लास्टिक या दूसरे पोल्यूटेंट हैं उनको करें। क्योंकि आप देखें अब प्लास्टिक हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। माइक्रो प्लास्टिक फजा में, हवा में, पानी में, हर चीज़ों में मौजूद है, हमारे जिस्म का हिस्सा बनता जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। और इसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो सिविल इदारे हैं या सिविक एजेंसीज हैं, जैसे कराची में अगर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है या कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इनकी जो हद है उससे बहुत ज़्यादा हम गंदगी फैला रहे हैं। ऐसे शहर जो कि अब नए भी आबाद हो रहे हैं, जैसे गवादर अब तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन पोल्यूशन भी वहाँ इंक्रीज हो रहा है, और छोटे शहरों में भी पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। हर जगह पे ज़रूरत है कि हम समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं, दरियाओं के किनारे हैं, वहाँ पे हम ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो इस किस्म की चीज़ें हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक है या पोल्यूटेंट है, वो डायरेक्ट हम समुद्र में डंप ना करें, हम उसे प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें, ताकि हमें एक खूबसूरत माहौल, जब अगली नस्लों को ये छोड़ के जाएं तो हम उन्हें बता सकें कि ऐसी एक कौम थी जिसने अपने समुद्रों को साफ रखा। ये ना हो कि वो सोचें कि हमारी आने वाली जो पुरानी नस्ल थी उसने समुद्र को तबाह कर दिया, अब हम क्या करें। सही, चलिए जी ब्रेक लेते हैं और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज हम वर्ल्ड ओशन डे के हवाले से बात कर रहे हैं, और अब हमारे पास ये जो ज़बरदस्त नेमत है ना समंदर, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में ये जो चीज़ें हमें दी हैं तो इसके लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और समंदर में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं हमारे पास, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम बात करें वर्ल्ड ओशन डे के हवाले से, मौजूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए
कि कुदरती नेमतों से माला माल है पाकिस्तान, और जब हम समंदर की बात करते हैं तो हमारे जहन में हमारा जो समंदर है, हमारी कोस्ट लाइन, स्पेशली कराची में सी व्यू, या उससे भी आगे अगर हम डीप सी में जाते हैं तो बहुत कुछ है। स्पीशीज़ क्या क्या हैं हमारे समंदर में जो कि हमें कुछ ना कुछ हमें पता होंगी, और जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होंगी जिनके बारे में अभी हमें पता भी नहीं होगा। जी सर। ऐसा है कि समुंदर एक नेमत सिर्फ इस जगह तक महदूद नहीं है। कराची तक जो साहिल है, खूबसूरत साहिल मौजूद है। इसके अलावा अगर हम कराची के ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इंडस का डेल्टा है जो कि मैंग्रोव से भरा हुआ है, और हम खुशकिस्मत हैं कि मैंग्रोव को यकीनन थोड़ा नुकसान पहुंचा है पानी के फ्लो कम होने की वजह से, लोगों के इस्तेमाल की वजह से। लेकिन जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, WWF पाकिस्तान है, IUCN है, या दूसरे जो लोगों ने मिल के जो काम किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान उन चंद खुशकिस्मत मुल्कों में जहाँ मैंग्रोव में इजाफा हो रहा है। मैंग्रोव का इलाका आप जाकर वहाँ देखें, आपको ये जंगल एक बहुत ही खूबसूरत जंगल नजर आएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरत है, दूसरे जंगल में तो आप जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, यहाँ पर आप मछलियों को शिकार कर सकते हो, और मैंग्रोव में मछली को शिकार करके वहीं खाने का जो मज़ा है वो आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर हम कराची के वेस्ट की तरफ जाएं तो खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं, जजीरे मौजूद है। हमारे पास दो बहुत ही खूबसूरत जजीरे मौजूद हैं, एक मिस्टोरा आइलैंड है जो पस्ती के करीब है, और चोरा आइलैंड जो कराची के करीब है। ये सारे इलाके, ये दोनों इलाके अब प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर भी करके दिए हैं, बल्कि अब 3 प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो कि समुद्र के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस कौम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। चोरना आइलैंड, स्टोरा आइलैंड और म्यानी होर को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है, और 3 एरिया हैं जिन पे आपको उनको डिक्लेयर किया जा रहा है, जिसमें मैंग्रोव स्वैम्प में, इंडस डेल्टा में पिटियानी और डब्बो क्रीक है। इसी तरह कलमत खोर और गत्तर बे जो है, इनको गत्तर बे इनको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और इसी तरह खुले समुंदर में भी इस बातों पर डिस्कशन हो रही है कि वहाँ भी कुछ इलाकों को महफूज किया जाए। ये अल्लाह ताला की तरफ एक नेमत को महफूज करने के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम है। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने भी इसको किया है, और जो हमें इंटरनेशनल हम पे लायबिलिटी आती है कि हमने सन 2030 तक अपने 30% इलाके को समुंदर के महफूज बनाना है। अभी तक हम सिर्फ 1% तकरीबन बना सके, लेकिन इदारे कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे इसमें काम कर रहे हैं कि हम इसको उस लेवल को हासिल कर लें ताकि समुंदर को हम दुनिया को बता सकें कि हम भी एक बाशऊर कौम है और हमने अपने समुंदर को तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये जिन इलाकों की बात हो रही है, वहाँ पे जिस किस्म की समुद्री लाइफ मौजूद है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है कि आप जाके वहाँ पर घंटों गुजार सकते हैं, अंडर वाटर डाइव कर सकते हैं, ऊपर से समुंदर को देख सकते हैं। एक ज़माने में अंग्रेज चुरना आइलैंड पे जाकर व्हेल शार्क का शिकार कर सकते थे। अब दुनिया तरक्की कर गई, व्हेल शार्क देखने के लिए अगर आप जैसे मालदीव जाते हैं तो आपको सैकड़ों डॉलर खर्च करने पड़ जाएंगे। आप कराची के करीब जाके जो हमारे पास इतनी खूबसूरत जानवर हैं जिसमें व्हेल शार्क है, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ी मछली है। इसके अलावा हमारे पास वेल्स मिलती हैं, वहाँ पर बड़ी रेस मिलती हैं, उनको देखा जा सकता है, और इनको देखकर आप कुदरत का शुक्र अदा कर सकते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र कर सकते हैं कि हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। और ये हमारे लिए ना सिर्फ इंजॉयमेंट बल्कि लोगों के लिए आमदनी का भी जरिया है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों के लिए आमदनी का भी जरिया है। स्पीशीज़ सर, उसके हवाले से लोगों को बताइए कि समंदर में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, और जो बच्चे हैं ना स्पेशली वो डॉल्फिन के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो कुछ उसके हवाले से भी हमारे साथ में शेयर कीजिए। ऐसा है कि डॉल्फिन और व्हेल की तकरीबन 26 इकसाम पाकिस्तान में पाई जाती है, और तकरीबन तमाम बड़ी डॉल्फिन हमारे पास, वेल्स हमारे पास मिलती हैं। ब्लू व्हेल जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है वो भी हमारे पास अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। और वेल की एक किस्म तो सिर्फ अरेबियन सी तक महदूद है, यानी ओमान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और श्रीलंका तक महदूद है, और उसकी तादाद में बहुत कमी हो गई थी क्योंकि उनको 1960 की दिहाई में जो लोग व्हेल का शिकार करते थे उन्होंने उसको बहुत हद तक तबाह कर दिया था, लेकिन अब वो रिकवर हो सके हैं। कराची के करीब आपको नजर आते हैं, ओमान में नजर आते हैं। इसी तरह व्हेल की दूसरी इकसाम भी मौजूद हैं, लेकिन डॉल्फिन की बहुत बड़ी तादाद है। आप खुले समुंदर में जाएं, आपको डॉल्फिन आप यकीनन आपका इस्तकबाल करेंगे। और अगर आप 100% डॉल्फिन को देखना चाहते हैं तो आप इंडस डेल्टा में केटी बंदर या हजावड़ों के इलाके में चले जाएं, या सोनमियानी में
डैम में चले जाएं, आपको यकीनन 100% डॉल्फिन नजर आएगी और इन डॉल्फिन को देखने के बाद आपको वो एक्साइटमेंट होती है जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। ये कैप्टिविटी में रखी हुई डॉल्फिन के जो शो होते हैं हाँ। उनसे लाखों गुना ज्यादा लुत्फ मिलते हैं। लोग बाकायदा आप इसको जाकर बाकायदा तौर पर इसको देखते हैं और ये उस इलाके की माहीगीरों के लिए एक आमदनी का जरिया भी हो गया है। हाँ। केटी बंदर के इलाके में और इसी तरह सोनमियानी के इलाके में लोगों की आमदनी का जरिया है और लोग जाकर बाकायदा देखते हैं और कुदरत को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास ये नेमत मौजूद है। तो ये आप जाएं, देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जो हमें जानवर अता किए हैं, जो पौधे अता किए हैं, जिस तरह की हमें हैबिटाट अता किए हैं, वो नेमतों से भरी हुई है और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि फ़िशिंग के लिए क्या किया जा सकता है? लोगों को बहुत शौक़ होता है कि फ़िशिंग पे जाएं और हम जाएं, बोट में बैठ के जाएं। वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर स्पेशली कराची हाइट्स जा सकते हैं फ़िशिंग के लिए और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ? और ये जून जुलाई में ये सर ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि ये जून जुलाई जो है ओवरऑल जो होता है ये पूरा ये 2 महीने की छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको कुछ नया एक्सपीरियंस कराया जाए, तो कहाँ लेके जाएं घुमाने फिराने के लिए बच्चों को? ऐसा है कि खुले समुद्र का जो इलाका है वो जून जुलाई में रफ हो जाता है, लिहाजा वहाँ पे जून जुलाई में जाना मुश्किल होता है। लेकिन जून जुलाई के अलावा अगर खुले समुद्र में जाते हैं तो उसकी अपनी ही बात है। लेकिन इस पीरियड के दरमियान जबकि मानसून है और बच्चों की छुट्टियां हैं तो मैंग्रोव के इलाके में कराची से अगर आप इब्राहिम हैदरी या रेडी से कश्ती पर जाकर और किसी भी क्रीक में चले जाएं, क्योंकि हवा का असर या लहरों का असर वहाँ इतना नहीं होता है, और फिर वहाँ आप शिकार करें तो वहाँ बाद ऐसी कीमती मछलियाँ मिलती हैं जिनका आप तस्वर करना भी मुश्किल है। मसलन टाठी एक मछली है जिसकी कीमत इस वक्त तकरीबन 2000 से 3000 रुपए किलो होती है और एक्सपोर्ट करती जाती है। इसी तरह सी ब्रीम्स की बहुत सारी किस्में हैं जो किनारे ये आप इन मैंग्रोव से जाकर पकड़ सकते हैं जहाँ समुद्र रफ भी नहीं होगा और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह सोनमियानी के इलाके में भी जाकर आप ये कर सकते हैं। और लेकिन कराची के करीब अगर आप जाके मैंग्रोव से बहुत सारा इलाका, पिट्ठी क्रीक का इलाका है, डब्बो है, पिटियानी है, ये करीब जो कराची के करीब है, ये बहुत बड़ी खूबसूरत जगहें हैं और जाकर आप मेरे ख्याल में एक दफ़ा जाने के बाद आप दोबारा बार बार वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि मछली का शिकार भी कर सकते हैं और बेहतरीन पिकनिक होती है। ये यकीनन ये होती है कि समुद्र में भी मौजूद है, खूबसूरत माहौल है, जंगल भी है पूरा मैंग्रोव का भरा हुआ, जिसमें आपको परिंदे भी नजर आ सकते हैं लेकिन मछली का शिकार भी किया जा सकता है। सही। आज क्योंकि वर्ल्ड ओशियन डे है तो अगर कुछ पेरेंट्स चाहें कि वो इंट्रोड्यूस कराएं बच्चों को वर्ल्ड ओशियन डे से, तो वो क्या बता सकते हैं उनको और कहाँ ले जा सकते हैं अर्जेंटली? पूरा साहिल समुद्र पाकिस्तान का मौजूद है। जहाँ के बच्चे अगर कोई कहीं के बच्चे अगर कराची में हैं तो वो कराची में क्लिफ्टन का साहिल है, हॉक्स बे का साहिल है। इस बारे की एहतियात करें कि मानसून के महीने में खुले समुद्र के सामने जाने से भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको तैरना आता है तो पानी में जाएं, वरना ना जाएं, क्योंकि समुद्र बहुत रफ होता है। लेकिन इंडस के क्रीक एरिया में, सोनमियानी में या बलूचिस्तान के साहिलों में बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप बड़ी इस मानसून के महीने में जाके भी इंजॉय कर सकते हैं। तो लिहाजा पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को समुद्र और माहौल से वाकिफ ले जाएं। इसके अलावा अल्लाह ताला की नेमतें और भी मौजूद हैं कराची के इर्द गिर्द। हालांकि वर्ल्ड ओशियन डे है लेकिन समुद्र बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप खूबसूरत पिकनिक बना सकते हैं और समुद्र की नेमतों को एंजॉय करने के लिए आप समुद्र इतना बड़ा है, 1001 किलोमीटर का समुद्र है, आपका इंतजार कर रहे हैं। जाए बच्चों को लेकर एंजॉय करें और उसको समझाएं, माहौल को देखें, माहौल से लोगों को, बच्चों को वाकिफ करें। ये बहुत जरूरी है ताकि जब वो बड़े हों तो उन्हें पता हो कि हम कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने दी है। और फिर यकीनन इस बात को जहन में रखें कि समुद्र कूड़ादान नहीं है, ये एक नेमत है। सही। अच्छा सर, जो लोग फिशिंग पर जाते हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले कि जाने वालों को सबसे पहले अपनी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए कि अगर जाते हुए अगर उनको स्विमिंग नहीं आती है तो वो पानी में ना जाए, और अगर
जहाँ पानी में, खुले समुद्र में या कहीं कश्ती में जा रहे हैं तो अपने पास लाइफ जैकेट ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बगैर सेफ्टी सबसे पहले इम्पोर्टेंट सेफ्टी की है। और दूसरी बात ये है कि जब आप जाएं समुद्र के अंदर तो समुद्र को मजीद गंदा ना करें, उसमें कूड़ा करकट फेंक के ना कराएं, बल्कि आप इंजॉय करें, उस मौसम को देखें, उस चीज़ों को देखें जो इर्द गिर्द आपके मौजूद हैं। तो ये 2 चीज़ें ही अगर आप कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपका इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के रिसोर्सेज के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये कंट्रीब्यूशन हर किसी का, इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि भाई हम किस तरह से सफाई का ख्याल रख सकते हैं। अच्छा सर, कुछ लोगों को स्विमिंग का बड़ा शौक़ होता है, अब उनको थोड़ा सा गाइड करें कि वो किस तरीके से स्टार्ट करें, और फिर जो मतलब जो बच्चे होते हैं ना स्पेशली, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो स्विमिंग करें, तो समंदर में स्विमिंग करने से पहले कहाँ उनको सीखना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए और फिर क्या कुछ करना चाहिए, ये ज़रा बताइए। बड़ी लिमिटेड फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में हैं जहाँ पर इस किस्म को, जहाँ पर स्विमिंग सिखाई जा सकती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी, कराची में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बाकायदा स्विमिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बहुत सारे ग्रुप हैं जो लोगों को स्विमिंग और उसकी ट्रेनिंग देते हैं, तो बच्चों को वहाँ ले जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि इसकी एक कॉस्ट है बहुत हाई है। समुद्र के किनारे वाले रहने वाली जो आबादियाँ हैं वो समुद्र के इसी रफ समुद्र में तैर कर सीख जाते हैं। तो आप जा सकते हैं समुद्र के किनारे, पाँव तो भिगाना कोई मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप पानी के अंदर अगर तैरना नहीं आता है तो ना जाएं। और स्विमिंग अगर आप जाती हैं, स्विमिंग सीख कर जाएं। स्विमिंग के लिए दूसरे इलाके, कराची से हिंटरलैंड एरिया में बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स हैं, उनमें जाकर भी आप अगर होशियारी से चाहें तो वहाँ पे भी सीख सकते हैं। लेकिन सीखने के बगैर अगर आपको रफ सी के अंदर बिल्कुल या खुले समुद्र में पानी में नहीं उतरना चाहिए अनलेस आपको स्विमिंग नहीं आती हो या आपके पास हिफाजती इक़दाम ना हो। सही। अच्छा सर, ये तो हमने जो है वो ओशन वर्ल्ड डे के हिसाब से बात की, अब कुछ बात कर लेते हैं हम जंगलात के हवाले से, हम कुछ बात कर लेते हैं ग्रीनरी के हवाले से। मैंग्रोव के जो जंगलात हैं या मैंग्रोव जो ओवरऑल जो उसका पूरा एक सिस्टम है, वो किस तरह लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ये बताइए। मैंग्रोव दरअसल बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद पौधा है। समुद्र के किनारे उसकी मौजूदगी, सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि ये समुद्र में ज़मीन में इजाफा करता है। इनकी जड़ों में सेडिमेंट्स जमा होते हैं और ये ज़मीन में आगे की तरफ फैलता जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ये ज़मीन के एक्वायर करने में बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर दूसरा ये कि हमारे तूफ़ानों, सुनामीज़ और रफ वेदर और दूसरी चीज़ों के लिए हमारी फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन है। तो अगर कहीं पर ये मैंग्रोव्स मौजूद हैं और अगर कोई तूफ़ान आता है तो आप उसकी शिद्दत को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। 99 में पाकिस्तान में जो बहुत ही ख़तरनाक समुद्री तूफ़ान आया था जिसे कहते हैं, उसने बड़ी तबाही फैलाई थी, लेकिन वो इलाके जो मैंग्रोव से या जहाँ पे लोगों के घरों के आगे मैंग्रोव थे वो महफूज रहे। लोगों को नुकसान तो हुआ जो कि रेडी नहीं थे, लेकिन अब मैंग्रोव की चूंकि तादाद में भी इजाफा हो चुका है, उसको मजीद लगाया जा रहा है, तो ये ना सिर्फ हमें तहफ़्फ़ुज़ कराता है। फिर मैंग्रोव का जो अगला फ़ायदा है कि मैंग्रोव की जड़ों में मछली और झींगों के बच्चे और दूसरे जो हमारे समुद्री जानवर हैं उनके बच्चे अपना वक्त गुजारने के लिए आते हैं ताकि वो दूसरे प्रेडेटर से महफूज रहें। तो ये एक किस्म की नर्सरीज हैं ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। फिर इसके अलावा मैंग्रोव के अंदर अपनी एक माहीगीरी भी है जिससे बहुत बड़ी तादाद में माहीगीर फ़ायदा उठाते हैं। तकरीबन हमारे 20% माहीगीर मैंग्रोव के हदूद के अंदर फिशिंग करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंग्रोव के फ़ायदे तो बहुत हैं। इनडायरेक्ट फ़ायदों में ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होना, ग्रीनरी का होना, ये तमाम चीज़ें इसके फ़वाइद में शामिल हैं। लेकिन ये दूसरे जंगलात की निस्बत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी खुशकिस्मत है कि हमारे मुल्क में दुनिया एरिड जोन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट हमारे पास मौजूद है। सही, बहुत शुक्रिया मौज़म साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और बात यही है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी ऐसी नेमतें दी हुई हैं जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारी कोस्ट लाइन या हमारी जो साहिली पट्टी है, जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो हमें अपने तौर पर हर इंडिविजुअल को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो जिस जगह पर बैठे होते हैं फैमिलीज़ के साथ, वहाँ पर वो कचरा, कूड़ा या इस तरह की कोई भी पोल्यूशन जो है वो ना करें। उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो आबी हयात है समंदर में मौजूद, उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मिलवाते हैं आपको एक और पर्सनैलिटी से।
वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं कि जी ये जो मौसम है और इस मौसम में लोगों का जो कहना चाहिए लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। नींद डिस्टर्ब है, गर्मी की वजह से लोगों का ना मतलब पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा, लोड शेडिंग इस तरह से है कि वो कुछ इलाकों में तो 3 घंटे के बाद हर 2 घंटे के लिए है, या कुछ एरियाज़ में 6 घंटे बाद 2 घंटे के लिए है। और इस सारी सूरत हाल में जो दिन भर गर्मी में, धूप में, ख़वातीन या मर्द हजरात या इनफैक्ट वो बच्चे भी जिनके पेपर्स चल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो जब वापस घरों को आते हैं तो वो इस गर्मी को मतलब बर्दाश्त कर करके उनकी एनर्जी लो हो जाती है। अब इस गर्मी को किस तरह से फेस किया जाए, हीट स्ट्रोक के जो असरात हैं उससे कैसे बचा जाए, अपने आप को कैसे महफूज रखा जाए, इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ डॉक्टर सुकैना मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हो आप, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताइए डॉक्टर सुकैना कि इस गर्मी से कैसे बचा जाए, इस गर्मी के असर को कैसे कम किया जाए। हीट स्ट्रोक की आपको पता ही है कि वार्निंग भी है, तो लोग अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे महफूज रखें? सबसे पहले तो एक छोटा सा प्याज ले ले, कोई भी छोटा सा प्याज ले ले। बच्चे स्कूल जाते तो उनकी जेबों में दे दे, स्मेल नहीं आती। जब वो बंद होता है खोलेंगे तो स्मेल आएगी। अच्छा। जेंट्स जो स्कूटर पे जाते या एसी वाली गाड़ियों में नहीं जाते तो वो सब छोटा सा प्याज रखते, तो हीट का स्ट्रोक कुदरती नहीं लगता है, क्योंकि वो आपके जिस्म को जेब के जरिए आपके बॉडी को टच करता है। तो इसके अंदर जो अजवैन से आपको पता है प्याज बनती कलौंजी से प्याज बनती है। हाँ। तो कलौंजी में मौत के अलावा सब चीज का इलाज है, ठीक है ना। तो उसी कलौंजी की जगह जब हम प्याज, जब इसको फर्टाइल हो जाती है और इसके एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, तो ये प्याज का एक छोटा टुकड़ा रखे, आपको लू नहीं लगेगी, आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़ी अच्छी रेमेडी आपने शेयर की। पहले मैंने बहुत सारे नेट देखे तो सब जगह अच्छे अच्छे चीजें बता रहे थे, लेकिन कुछ परमानेंट सॉल्यूशन अगर हम कर लेते हैं तो हमें फिर वक्ती चीजें जरूरत नहीं रहती है। अगर आपका लिवर कूल है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली कूल होगा, और किडनी फिल्टर है यानी डिटॉक्सिफाइड है, तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम क्लियर है और कूलिंग साइड पर है। अब इस वक्त तो हमारी कुर्बानियां हुई है, तो बहुत सारे लोग गोश्त खा रहे हैं इस वक्त। मेरा जो पुदीना सिरप है वो ओवर सेल हो रहा है। अच्छा। तो इससे अंदाजा होता है, और मैं सबको फौरन बोल रही हूँ कि खुदा के लिए गोश्त को बिल्कुल करें। हाँ। और अभी भी आपके पास अगर कुर्बानी का एक्स्ट्रा गोश्त पड़ा है तो वो जल्द से जल्द और भी बांट ले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप वो कुर्बानी के डेज में बांधे, बाद में भी दे सकते हो। उन्हें नियत पर सारा दारो मदार होता है। हमको सिर्फ अल्लाह ताला को देखते कि वो हमें देख ले कि हमने अच्छे से दिल से कुर्बानी की। तो ये चीजें जो होती है ना, एक्सेस ऑफ मीट, एक्सेस ऑफ गोश्त, वो भी नुकसानदेह है। और सबसे एक बड़ी बुरी बात जरा सा मैं बता दूं, मैंने लोगों के डीप फ्रीजर भरे भरे देखे। सही है। आपको ये बता दूं कि अगर आप 21 डे से 25 डेज के अंदर बीफ अगर नहीं खा लेते तो वो बीफ एक बैक्टीरियल फॉर्म पे चला जाता है, वो मजीद नुकसान कर देता है। तो कोशिश करें, मटन ओके है आपके पास, वो बकरे का गोश्त वगैरह वो नॉर्मल है, बट बीफ जो है ना उसकी हीट बहुत ज्यादा होती है। इवन फ्रीजर में भी बहुत नहीं रखनी, कोशिश करके उसको जल्द से जल्द खा लें। अगर बहुत ज्यादा बचा हुआ है तो अभी भी आप कुर्बानी के फॉर्म में अभी भी बांट सकते हैं। सही। चलिए, ये तो मैंने एक फ्यूचर का रास्ता बताया कि ऊपर भी जाना है तो थोड़ा खिदमत करिए इंसानियत की, आपके हाथ में है तो। अच्छा, अब ये कि छाछ का जो है ना, एक तो गूंद कतीरा सबसे बेस्ट रेमेडी है, दुनिया की बेस्ट। गूंद कतीरा, और उसके साथ अगर टुक मलंगे और लेमन, अगर नींबू हो, ये 3 ऐसे कंटेंट्स है जो एकदम आपको डिटॉक्स भी करता है बॉडी को और लीवर को कूल भी करता है, और जबरदस्त काम होता है इसका। तो आपने क्या किया कि थोड़ा सा गूंद कदीरा जो है उसको आपने भिगा दिया, थोड़ा सा ताजा भिगाइए, वो थोड़ी देर में चिकना भी बहुत हो जाता है। जब आप ताजा खाते 1-2 घंटे के बाद उसके अंदर आप एक जग बना के टेबल पे मजे से बच्चों को ले और सब रखे, ये परमानेंट सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। सही। तो उसके अंदर आप थोड़ा अलग से तुक मलंगा भी भिगा दिया। अच्छा, मैं अब क्या करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ एनी वो शरबत वगैरह लेने की बजाय हम लोग कोशिश करते गुड़ का या शहद का शरबत बना के रख ले। बस चाशनी की तरह पानी जरा सा गुड़ में डाला, अच्छा सा रस जैसा हो गया तो 2 बोतल फ्रिज में भर के रख दी। तो वो जो घर का बना होता है ना, उसमें कोई केमिकल नहीं डाल रहे आप,
लेकिन ये कि फिर वो 2-3 हफ्ते का 2 हफ्ते से ज्यादा ना बनाएगा, स्मेल आ जाती है। और लेमन का जूस भी हमने निकाल के रखा है, क्योंकि कभी लेमन 700 रुपए किलो हो जाते हैं तो कभी 400 रुपए किलो होते हैं। तो जब भी सस्ते लेमन हो तो आप जूस निकाल के फ्रीजर में बोतलें रख दें, और जैसे थोड़ी छोटी छोटी बोतलें रखे, एक खत्म हुई तो दूसरी निकाली, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी निकाली। इस तरीके से आपको किफायत शायरी के साथ आप जब ये काम करते हो, और लेमन जब महंगा होता है तो बहुत महंगा होता है। अब ये 3 चीजें आप बच्चे स्कूल में फ्लास्क ले जाते हैं। इवन मैं काफी बैंकों में भी गई हूँ, तो आजकल वो बैंकों में भी ये चीज बना के रखते हो। मुझसे जब जाती हूँ तो पूछते कि अच्छा। आप क्या डाले, तो उनको फूल कतीरा ही दे दिया। मैंने कहा ये भी आपके जूस में डाल दें, जो ये आपने अच्छा सा बना के रखा है, बड़ा खूबसूरत सा होता है बैंकों के अंदर। तो मैं तो जाती पहले लेमनेड उनका पीती, और वो आप यकीन करेंगे इट्स रियली वर्क्स। काला बिल्कुल। नमक उसके अंदर जाएगा, सफेद हाँ। जीरा जाएगा, हाँ। और थोड़ी सी अजवाइन का टच, उसको सबको थोड़ा सा बिल्कुल चॉपिंग फॉर्म में ले लें, और उसको जो है ना एक बोतल भर के रख दे। जैसे ही आपका शरबत बन जाता है, गुड़ वाली शरबत चाशनी के साथ या शहद वाली चाशनी के साथ, व्हाइट शुगर आपकी बॉडी को हीट करेगा, वो एक्सेस में फिल्टर किया जाता है, जब वो चीनी बनता है। तो आप ये समझते कि चीनी हमें अच्छा कर देगी, तो चीनी आपको अच्छा नहीं। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये जिस तरीके से आप बता रही हैं ना, ज़बरदस्त आप रेमेडीज़ बता रही हैं और ज़बरदस्त तरीके बता रही हैं। अब ये बताएं कि धूप से कैसे बचा जाए, स्किन को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आप कितना भी सन ब्लॉक लगा लें, लोग नहीं रिपीट करते 2 घंटे बाद सन ब्लॉक। लोगों को प्रॉब्लम होती है, बिजी होते हैं, ऑफिसेज़ में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, या जो भी वो जॉब करते हैं वहाँ पर बार बार उनको सन ब्लॉक 2-2 घंटे बाद लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जब वापस आ रहे होते हैं तो स्किन झुलस रही होती है, रेड हो रही होती है। तो स्किन केयर कैसे की जाए, धूप से कैसे बहुत बचाएं ज्यादा हो स्किन जाते को? हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको, देखिए मैं बड़ी कामचोर हूँ, 1 नंबर की, वक्ती तौर पे रोज रोज नहीं बनूंगी, ठीक है। और मेरी तरह मेरे ख्याल से आधी दुनिया मेरे जैसी हो चुकी है। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो मैंने अपने तौर पे की, वीकली आप ये कर सकते हैं। जो फेस वॉश आप घर में यूज करते हैं या बॉडी वॉश यूज करते हैं, उसके अंदर आपने 2 नींबू निचोड़ लेने के हैं, अच्छा। ठीक है। उसके अंदर अच्छा कोशिश कीजिएगा फिल्टर वाला नींबू हो, इसमें बीज हो, वो उसका छिलका नहीं है। और एलोवेरा जो है उसको बिल्कुल जो अंदर की जेल है उसको ब्लेंड करके उसमें डाल दें। कि यकीन करें कि जब आप ये फेस वॉश और बॉडी वॉश करके निकलते हैं ना, और एक मेंथल आता है बाजार में, वो आपको जैसे चाइनीज नमक एक जमाने में मिलता था, उसकी शक्ल का मेंथल सबकी पंसारों की दुकान पे मिलता है। और हम तो बहुत जगहों पे ये चीज यूज करते हैं, क्योंकि हमारा तो काम है कमर्शियल। तो ये 4 चीजें जो है ना, आप अपने फेस वॉश और बॉडी वॉश में डाल दें, और यकीन करें आपको 3-4 घंटे तक उसकी कूलिंग और उसकी टाइटनिंग और उसकी फीलिंग मिलती रहेगी। बाहर घर से निकलते हैं तो वही शॉप वही करके रखे, ऑफिस में भी ये रख ले, थोड़ा सवाब कमा ले, कि भले सब लोग करते। 3 चीजें डालनी है आपके अंदर, मेंथल थोड़ा सा डाल दिया आपने, घर से आपके एलोवेरा डाल दिया, और उसके बाद आपने लेमन डाल दिया। अच्छा, अभी सर के अंदर इस वक्त बड़ी अजीब से किस्म की ड्राई खुश्की हो रही है, जो मेरे पास पेशेंट बोल रही है, मैं उस हिसाब से आपको बात कर रही हूँ। तो अभी जो आपका जो भी शैम्पू है आपके घर में, तो आप उसमें थोड़ा सा शैम्पू जैसे आप निकालें, उस पर ताज़ा दही डालने से पहले उसमें थोड़ा ताज़ा दही मिला, और वो शैम्पू अगर आप कर लेते हैं तो आपके दिमाग के अंदर जो मज़ा आता है ना, और उसके अंदर जो डैंड्रफ की जो लेयर बनती है वो भी साफ़ हो जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा चिपकी आपको महसूस होती है डैंड्रफ, तो आप उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी का भी डाल दें। ये एक पेस्ट आप 1 हफ्ते तक ये रख सकते हैं, जब तक वो दही की स्मेल नहीं आती। अच्छा, योगर्ट जितना खट्टा होता है ना, उतना ही यानी काम अच्छा करता है। सही। तो ये आपके आउटसाइड एप्लीकेशंस हो गए। और इसके बाद जो इनसाइड, जब आपका लिवर कूल है, हाँ। और मेरे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन, मेरा फिल्टर, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी बाउल सिस्टम मेरा सही है, मुझे कब्जी नहीं है, और मेरा बाउल सिस्टम सही है, तो इसमें मेरी बॉडी इतनी हीटेड नहीं होगी। तो कोशिश यही करें कि खीरा है वो फ्रिज में से ना, यानी अच्छा, खीरा फ्रिज में कभी ना रखिएगा, कोशिश करें कि अच्छा, लोग तो खीरा फ्रिज में रखते हैं, और इसलिए रखते हैं कि वो और कूल उसकी तासीर हो जाएगी। हाँ। खीरे की। अच्छा। तो लेकिन हम लोग जरा मॉडर्न जमाने में तो फ्रिज में ही रखना पड़ता है, क्योंकि क्लिफ्टन डिफेंस जैसी जगहों पे अगर आप रहते हैं तो बहुत दूर दूर सब्जी वाले होते हैं, और जो करीब वाले हैं तो उसमें खीरा बहुत जबरदस्त रेमेडी है, एप्पल बहुत जबरदस्त रेमेडी है, और मिंट यानी पुदीना
वो तो आप यकीन करें जबरदस्त काम करता है। एक चटनी में थोड़ी सी बता दूं, बड़ी मैंने जी जी परसों बिल्कुल तरसों ही बताइए, पुदीने की चटनी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप फालसे इस वक्त इन है और ये चटनी आप 4 दिन आप फ्रिज में रख के खा सकते हो और बड़ी मजे अच्छा, की बनती है। वाओ। उसके ये नेचुरल रेमेडी है, ठीक है, और इसका मजा ही अपना है। और इसका तो उसमें फायदा क्या क्या है, ये करके जो आपने थोड़ा पुदीने की सा, चटनी फालसे के साथ उससे आप आपका बनाना लिवर सिखा आपका रही हैं? ठंडा हो जाएगा तो आपको गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी। आपका अच्छा। जिगर यानी आपके हाथ में है, आप जिगर के हाथ में नहीं है। और मतलब ये उसके बाद जिगर की आपका फिल्टर गर्मी बॉडी कम में करने के लिए आप सारी हीट फालसे जिगर की। और पुदीने की चटनी हाँ, बता रही है ना? फालसे सही। आपने ले लिए, थोड़े से फालसे ले लिए, पुदीना ले लिया, हाँ। तो 2-4 जरूर अच्छा लहसुन में भी ठंडी तासीर होती है, ये भी बता दूं। तो सही। लहसुन आपने डाल दिया और उसके साथ पानी और सफेद जीरा जरूरी और काला नमक इसमें डाला। ये छोटी सी चटनी बनाइएगा, हाँ। 2 या 3 दिन से ज्यादा उसके ऊपर ना जाए, ठीक है। सही। तो इसमें होता ये है कि आप ये खाते ना तो अंदर आपकी जो बॉडी के एंजाइम है वो कूल रहते हैं, यानी बॉडी हीटेड नहीं होती है हर वक्त जो गर्मी लग रही है। और एक माइंड साइंस की थेरेपी में बताऊं, ये मैंने बड़े बड़े कोर्सेज किए उसके अंदर, इंटरनेशनली भी हमने माइंड एंड साइंस के कोर्स बहुत, तो उसमें सब कुछ आपके अपने अंदर है। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मुझे कुदरत ही बहुत गर्मी लगेगी, और अगर मैं ऐसा फील करूंगी कि ओह आई फील सो कूल, मजा आ रहा है मुझे, हालांकि हीट होवे, एकदम गर्मी होवे, लेकिन सारा कुछ सिस्टम आपके दिमाग से चलता है। आप दुख को सोचोगे तो दुख बढ़ेगा, सुख को सोचोगे तो सुख नॉर्मल ले जाएगा। इसी तरह आपकी गर्मी और ठंडी भी आप अपने माइंड के जरिए कंट्रोल कर सकते। सही। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस हवाले से ढेर सारी बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज सुकैना मैम हमारे साथ हैं तो स्किन केयर के मुतालिक भी मजीद उनसे पूछ लिया जाए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ सुकैना मैम मौजूद हैं और हम उनसे धूप से बचने के तरीके पूछ रहे हैं, मुख्तलिफ रेमेडीज़ पे बात हो रही है, हीट स्ट्रोक के असरात से कैसे बचा जा सकता है, स्किन केयर के हवाले से बात करते हैं। अच्छा मैम, ज़बरदस्त आप चीज़ें बता रही हैं, जैसे अपनी पुदीने की चटनी और फालसा और ये सारी ज़बरदस्त बताया है, जिगर की जो गर्मी है वो कम हो जाती है। वहीं पर लोगों को पिंपल्स निकलते हैं गर्मी में और पूरी बॉडी पर हो रहे होते हैं, और कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वो पानी वाले दाने हैं, कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि नहीं उनको जो है वो वैसे पिंपल्स हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, इस मौसम में हम लोग उसको अपनी जबान में अराइयाँ बोलते हैं। अच्छा। जैसे वी आर सिंधी, तो लाइक हम उसको अराइयाँ निकली। ये बेसिकली आम जो अपन ठंडा करके नहीं खाते ना, आम को पानी में रख लो अगर फ्रिज नहीं है, नहीं तो हाँ। आम हमेशा ठंडा करके खाने का। वाटरमेलन, खरबूजा भी आपको ठंडा करके खाने का। सही। इस वक्त जो वाटरमेलन जो खाता है ना, उसको 80% कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि वाटरमेलन इज रियली गुड। अब आप बताती हैं कि स्किन की ये जुलस से ये दाने बहुत निकल रहे हैं, तो सबसे रेमेडी है तो आप खुद का प्रिकली हीट पाउडर आप खुद बनाएं। अच्छा। ठीक है, सही। कोई भी पाउडर आप लेते हो तो वो बोरिक पाउडर ही होता है, लेकिन वो एक लेयर सी जम जाती तो उसमें पोर्स पूरे बंद हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो हम लोग केला खा लिया तो केले का छिलका हाथ पे, मुंह पे, अंडर आर्म सब जगह पे बैठ के, नाइटी में होते तो आराम से इंसान अपने घर में तो अपनी खुशी से सब कुछ कर सकता है, तो वो उसकी स्किन को फेंके नहीं, उस स्किन को यूटिलाइज कर ले, और वो भले लगी हुई हो थोड़ी देर में तो ड्राई ऐसे हाथ भी मार दो तो वो वेपराइज हो जाती है, लेकिन उसकी जो अंदर की ताकत है ना, वो आपकी बॉडी को झुलसने नहीं देती, स्किन को प्रॉब्लम में नहीं आने देती। अच्छा, मैंने एक बच्चा था मेरे पास, उसको बहुत दाने निकलते थे, मैंने उसका लीवर भी कूल करने की कोशिश की। हाँ। फिर उसको मैंने इसकी मम्मा को बोला काले चने जो हम खाते हैं और मुनक्का, काली किशमिश, इसके अच्छा। छोटी छोटी पैकेट्स आप इसको बना दे। जैसे बहुत सारे लोग गुटखे, सिगरेट, गुटखे, सुपारियां बहुत खाते हैं गलत, तो अगर ये चने के साथ काली किशमिश, इसको मुनक्का कहते हैं, और काली चने जो हम दाढ़ी जो खाते हैं, वो पैकेट्स छोटी छोटी बना के बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो आप उनके बैग में थोड़े रख दें, तो वो भी उनके लिए अच्छा है। हमारे घर में चने बहुत होते हैं और किशमिश भी बहुत होती है, और वो भी काली वाली। तो हमने सारे बच्चों को ये नेचुरल वाली आदत डाली, वो लिवर को बहुत कूल करती है। और जो गोश्त आप जो भी बनाते हैं, इस वक्त जो बड़े का गोश्त बन रहा है उसमें योगर्ट का इंटेक जरूरी डालें, क्योंकि पकने में भी जब अगर दही आ जाएगा तो वो कूलिंग साइड पे चला जाएगा। छाछ एक बहुत अच्छी बनती है, कोई मीठी छाछ पिए तो मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन अगर आप पानी वाली छाछ पीते ना
तो इस जैसे आपने एक कप आपने दही का लिया तो 3 कप आपने पानी के ले लिए। इसमें सफेद जीरा जो है उसमें थोड़ा डाला, हमने थोड़ा नमक डाला और उसको ब्लेंड करा। अगर आपको मजा लेना है और मजीद कूलिंग चाहिए तो 2-4 ताजे पुदीने के पत्ते भी डाल दें और मजे से उसको पिए। अभी रिसेंटली कोई गांव वाली आई थी मेरे पास, तो वो मटके की बात कर रही थी कि हम तो मटके में ये बना के रखते हैं, अभी बर्फ गांव में कहाँ जा जाके दूर से लेंगे। सही। तो उधर 90% तो इधर लोड शेडिंग हमारे पास है, उनके पास 2-2 दिन तक लाइट्स ही नहीं होते। सही। तकरीबन लोग सोलर वहां पे बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोड शेडिंग का तो नहीं दुखड़ा रोज सकते क्योंकि वो हमारे नसीब में लिखा हुआ है। और ये बात को पॉजिटिव ले कि हर जितनी भी आपको गर्मी हो रही है आपके गुनाह धुल रहे हैं, और जिनको भी गुनाह धोने हैं ना वो पाकिस्तान में जाए तो उसके सारे गुनाह धुल। चलिए जी, रेमेडीज आप हमारे साथ में शेयर कर रही हैं, साथ साथ आप मज़े मज़े की बातें भी कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या लड़कियां हैं या फिर कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, वो जब कॉलेज के लिए निकल रही होती हैं, स्कूल के लिए निकल रही होती हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं कहीं पर भी, तो वो क्या चीज़ अपने फेस पे अप्लाई कर लें कि वो धूप के असर से बच रहें? पहली बात ये। दूसरा ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा कि बहुत सारे लोग ना ये सवाल पूछते हैं कि भाई कितनी दफ़ा गर्मियों में फ़ेस वॉश करना चाहिए। तो लोग 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा भी फ़ेस वॉश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऑयल जो है फेस पे आ रहा होता है, स्वेटिंग फेस पे आ रही होती है, उससे बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमारी बात बीच में ही रहेगी। बोरिक पाउडर जो नेचुरली ठंडा है। जी जी जी। हाँ, बोरिक पाउडर आपको बाजार में बहुत सस्ता और बल्क में ले लें और उसके अंदर आपको जो मिंट होता है, जो आप समझो कि चाइनीज नमक की स्टाइल का, तो किसी को भी बोले मेंथल दे दे। तो थोड़ा सा, जैसे अगर आपको 1 किलो बोरिक पाउडर लिया है तो इसमें आपने 50 ग्राम मेंथल डालना है, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा कूलिंग चाहिए तो 100 ग्राम भी डाल दें। और इसी के अंदर बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आपने नीम के पत्ते, वो भी ड्राई, और आजकल तो सब ऑनलाइन आपको मिल जाता है, ऑनलाइन सब पिसा हुआ पाउडर बनाओ। तो वो आप इसमें क्या बोलते, नीम के पत्ते, ये पूरा कंपोस्ट बना के आप ये कॉम्पैक्ट बार बार भी लगा सकते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स रख दे अपनी पर्स के अंदर। तो ये आपका सन टैन का काम करता है, क्योंकि बोरिक पाउडर जो है ना बेसिकली वो सन टैन की स्क्रीन में भी यूज होता है। बोरिक पाउडर को मेल्ट करके उसको सन टैन की स्क्रीन में यूज किया जाता है। तो हम अगर पाकिस्तान में तो चिकनी चमड़ी है, देखिए ना, अभी मैं पंखे बंद किए हुए और एसी मेरा खराब अभी हुआ है, तो मैं अभी गर्मी में बैठी हूँ, लेकिन आई डोंट फील हॉट बिकॉज मैंने माइंड में बिठा दिया कि आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है। अब ये बता दो कि ये तो माइंड की थियोरी है कि आप बोल दो कि मुझे गर्मी लगती है तो बहुत गर्मी लगेगी। आप बोलो आई फील गुड, ओके भी बोल दो तो भी आप अच्छा महसूस करोगे। हर चीज आपके माइंड के थ्रू। हाँ, लेकिन उसके लिए लोगों को इतना मेंटली स्ट्रांग होने की भी जरूरत है कि वो अपने दिमाग और दिल की सुन लें, क्योंकि दिल की आवाज़ और दिमाग की आवाज़ बहुत कम लोग सुन पाते हैं। रेमेडीज़ के थ्रू ही कुछ लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ओवरकम करने में वो मददगार साबित होती हैं रेमेडीज़। अच्छा, ये बताइए कि हम बहुत ज़्यादा ये सुनते हैं मैम कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। इस गर्मी के मौसम में, हीट स्ट्रोक के मौसम में ऐसी कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जो लोग यूज़ कर सकते हैं, और क्या इस मौसम में जड़ी बूटियाँ यूज़ की जा सकती हैं और किस तरह? देखिए, एक तो सत्तू आता है, वो उसका भी आप शरबत बना के पी सकते हैं, सत्तू। फिर आप गूंद कदीरा भी आप आता है, उसको भी आप उसको थोड़ा सा डाल के पानी में उसको भी आप ताजा पी सकते हो। दही सबसे बेस्ट रेमेडी है फॉर हीटिंग स्ट्रोक। सफेद जीरा, सौंफ, इसका भी आप छोटा सा पैकेट बना के चलते फिरते खाएं तो वो भी आपके लिवर को और आपके अंदर चीजों को कूल करता है। और ये सब हर्बल है, ठीक है। इसके साथ आप पुदीना सबसे बेस्ट रेमेडी है। फालसे का शरबत या फालसा आप डायरेक्ट भी खा ले। अच्छा, जामुन आपको बता दूं कि आपके ब्लैडर्स को साफ करता है, जो मसाने यूरिन के होते हैं। आप अभी इस वक्त अगर लोगों से बात करेंगे तो यूरिन सबको येलो आ रहा है और गर्म बहुत ज्यादा होता है जब वो यूरिन पास कर रहे होते हैं।
लेकिन जैसे ही आपने ये शुरू कर दिया ना, जो ये खीरा खाना शुरू कर दिया, फालसा पीना शुरू कर दिया, पुदीना पीना और गोंद कतीरा, यकीन करें उससे आपकी बॉडी की जो यूरिन भी है ना, वो भी आपकी यूरिन भी कूल फील होगी। यकीन करिए ये सब चीजें नेचुरल है। सही, बिल्कुल। अच्छा, पानी का इंटेक किस तरह से रखना चाहिए, बस ये बता दीजिएगा कि कितना पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं लोग तो फिर किडनी इश्यूज़ भी उनको होते हैं, फिर उनको उसी तरीके से एक्सेसिव जो है वो दीगर प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। जी। पर आप जो है ना 15 ग्लास, यानी हमारा आजकल 150 ml का ग्लास है, यानी 4 लीटर आपने पानी सारे दिन में पिया, तो आपको 9 यूरिन आना चाहिए खुल के, पेशाब आपका 9 टाइम आने चाहिए और खुल के आने चाहिए। लेकिन अगर पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है तो आपका एक वाटर इंटेक बढ़ा दे। ये तरीकेकार होता है अपनी बॉडी को, हर एक की बॉडी अलग होती है, तो ये अपने आप को चेक करना है कि हाउ मच वाटर आई डू नीड इन माय बॉडी। तो उसको आपको तरीका आपको खुद को, अपनी बॉडी आपको खुद पता होना चाहिए। आज अगर मैंने 4 लीटर पानी पिया तो मैंने यूरिन जो है 9 टाइम की है, लेकिन आज गई तो मैं 9 या 10 टाइम भी चली गई हूँ, लेकिन खुल के नहीं आई। यूरिन का पानी के जैसा कलर होना चाहिए, मस्टर्ड या येलो, या कम नहीं आनी चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। ये आपकी बॉडी को शो करती है कि हाउ मच वाटर यू नीड। और एवरीबॉडी हैव इंडिविजुअल, कोई को 4 लीटर चाहिए तो कोई को 5 लीटर, ठीक है। अब हर एक की बॉडी खुद ही आपको इंडिकेट को चेक करना है, खुद से चेक करने का। जैसे लिवर को आप किस तरह चेक करते कि है आजकल तो मैं बड़ा दबा के गोश्त खाई हूँ, मैं कोई नशा नहीं करती हूँ, मैं कोई गुटखे नहीं खाती हूँ, मैं कोई सुपारी नहीं खाती हूँ, ना मैं कोई ड्रिंक करती हूँ, तो भी मेरे लिवर को मुझे कैसे देखना है। तो ये 4 उंगली आपने अपनी उठाई, चल अक्सर करने का, ये चीजें नेचुरल है। तो 4 उंगली आपने मुंह में डाली, 4 उंगली आपके अंदर और बाहर एकदम स्ट्रेट होके जा रही है। तो ये इंडिकेट करता है आपका लीवर नॉर्मल पोजीशन में, पूरे मोटापे में आपका लीवर जा रहा होता है, लेकिन अगेन ये है कि ये आपका इंडिकेशन है टू चेक लाइक दिस, ठीक है। और ये बहुत जबरदस्त काम करता है। तो अपने अगर देखिए मेरी जरा डिफिकल्ट हो रही है जाने के लिए, तो तेल घी बंद कर दें, काले चने मुन्ना का एक नेचुरल हर्बल है उसको जेब में रखें, सौंफ सफ़ेद ज़ीरा और उसका भी पानी बना के पी सकते हैं। सौंफ सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन इसलिए डालते हैं कि लंग्स भी आपके क्लियर हो जाए। और हम तो पुदीना भी थोड़ा डालते हैं और छोटा सा टुकड़ा। अगर दिन में हम 2 से 3 दफ़ा ये वार्म पी लें तो मेरी बॉडी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाती है और कब्ज़ नहीं रहने का। तो बड़ी हर छोटी और एक काठी आती है जो हर्बल में होती है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स कर देती है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच सुकैना मैम, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। और बहुत अच्छी आज रेमेडीज़ जो हैं उन्होंने हमारे साथ में शेयर किए, एंड आई होप कि जब ये रेमेडीज़ आप ज़रूर घर पे इम्प्लीमेंट करेंगे या बनाएंगे या अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ये बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग City at 10।